हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे कि कैसे हमको ये जो मतलब मॉड्यूल 1 है, दिस इज रिलेटेड टू सेक्शन ए जो आपका है, उसमें 3 चीजें आती हैं, लिटरेचर, कल्चर, सोशल और पॉलिटी। तो ये तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, 3 थीम्स आती हैं मेनली। तो उन 3 थीम्स को इस मॉड्यूल 1 में कवर किया गया है। इंग्लिश वर्जन मैंने ग्रुप में दे दिया है और जो हिंदी वर्जन है वो भी रिव्यू हो रहा है, रिव्यू होने के बाद में वो आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एस्से का। पहले हम आज की क्लास में हम पहले क्या करेंगे कि पहले विल स्टार्ट 1 सेकेंड। हाँ, आज की क्लास में हम पहले क्या करेंगे कि हम इस मॉड्यूल को पहले ओवरव्यू ले लेंगे कि आपको इस मॉड्यूल को कैसे पढ़ना है और कैसे यूटिलाइज करना है क्विकली, और इसमें क्या क्या डेटा फैक्ट्स हैं, क्या आपको अपने एस्से में इसको कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद में हमने जो एस्से दिया था आपको, उस एस्से के का स्ट्रक्चर और ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ए का जो मॉड्यूल है दैट इज अराउंड 37 पेजेस का है वो मॉड्यूल, और उसमें पूरा जो सेक्शन ए है वो कवर किया गया। तो सेक्शन ए, यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखें यूपीपीसीएस का, तो सेक्शन ए में 3 सब पार्ट्स आते हैं, लिटरेचर एंड कल्चर, सोशल और पॉलिटिकल। तो ये 3 सेक्शन है। तो जो ये सेक्शन ए का मॉड्यूल है, तो ये जो मैंने आज दिया है आप लोगों को, है ना, सेक्शन बी और सेक्शन सी उसके बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक ओवरऑल व्यू ले लेते हैं। ऋतिक, आपका कोई डाउट है क्या? ओके, सो दिस इज ओवरव्यू, है ना, ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेक्शन ए में पहला टॉपिक है हमारा लिटरेचर एंड कल्चर। अब लिटरेचर और कल्चर को पहले डिवाइड कर लिया, पहले लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया है। लिटरेचर के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन से लेके मेन बॉडी के जो फॉर्डर वगैरह होते हैं सब कुछ, फिर कंक्लूजन के डिफरेंट टाइप्स, तो दैट इज लिटरेचर। देन दूसरा टॉपिक है कल्चर। ठीक, देन ये टॉपिक नंबर 1 कवर हो गया, लिटरेचर एंड कल्चर। देन सोशल। अब सोशल जो कहने को तो एक सिंगल पॉइंट है यहाँ पे, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है सोशल स्फीयर। ठीक, लेकिन सोशल के अंदर बहुत सारी चीजें कवर हो जाती हैं, तो उनको भी हर एक थीम को उठा के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे वुमेन एक थीम है जो कई बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था 2024 में। फिर हेल्थ केयर, एजुकेशन, एल्डरली केयर, ये भी पूछा गया है, एजुकेशन पूछा जाता है, हेल्थ केयर। देन सेक्युलरिज्म, ट्रांसजेंडर, डिसेबल्ड, चाइल्ड लेबर। तो ये सारी चीजों मेजर थीम्स हैं जो सोशल में कवर हो जाती हैं। तो ये जो सोशल का, केवल सोशल का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो वुमेन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एल्डरली, सेक्युलरिज्म, ट्रांसजेंडर, डिसेबल्ड, चाइल्ड लेबर, ये सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किए गए हैं टॉपिक्स। फिर पॉलिटिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में मेनली बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं, 1 या 2 आते हैं, और वो भी रिलेटेड टू जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, है ना, तो ऐसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं। इलेक्शन के बारे में एक बार 1 नेशन 1 इलेक्शन पूछा गया था, 1 डेमोक्रेसी पूछा गया था, तो वैसे कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज योर मतलब ये 33 पेजेस का, मतलब 37 पेजेस का है, तो ऐसे करके दिस इज 37 पेजेस। तो ये समझिए कि अराउंड 40 पेजेस के आसपास में बाकी भी रहेंगे। ठीक, तो लगभग 100 से 120 पेजेस में पूरा एस्से का मॉड्यूल रहेगा, और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो एस्से के लिए चाहिए। इस 100 से 120 पेजेस के अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। ठीक है, दिस विल बी सफिशिएंट। अब जैसे इसमें क्या क्या चीजें हैं ना, तो क्या क्या चीजें एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसमें इंक्लूड है पीवाईक्यूज। ठीक, पीवाईक्यूज जो है वो यहाँ पे लिखे हैं। फिर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एनेक्डोट बेस्ड, हमने अलग अलग टॉपिक्स देखे थे ना कि एनेक्डोट बेस्ड इंट्रोडक्शन होता है एक, राइट, तो उसमें करके लगभग 7, 8, 9, 10 करके 7 to 10 इंट्रोडक्शंस जो एनेक्डोट बेस्ड है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर पोएम बेस्ड होता है, ये एक दूसरा टाइप होता है, यू कैन स्टार्ट विद द पोएम। तो पोएम्स लिखी हुई है एज ए इंट्रोडक्शन। फिर कंटेंट में फीचर्स, इंपैक्ट, अब ग्लोबलाइजेशन को लिटरेचर से कनेक्ट कर दिया, फिर अर्बनाइजेशन को लिटरेचर से कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे करके डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिटरेचर से कनेक्ट किया,
पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे करके थोड़ा सा एनालिसिस टाइप का है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में फिर इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट डिजिटल कंटेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो जो यहाँ पे एक एक टॉपिक का कंटेंट दिया हुआ है, ये एज ए इससे आपके बन के आ सकते हैं, शॉर्ट डिजिटल कंटेंट ऐसे करके एक आ सकता है टॉपिक, और इसमें सफिशिएंट फॉर्ड रहेगा, सफिशिएंट पॉइंट रहेंगे, आप उस पर लिख पाएंगे, ठीक। तो ये शॉर्ट डिजिटल कंटेंट, देन थ्रेड्स, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या थ्रेड्स हैं, उनके बारे में लिखा गया है। फिर करंट अफेयर्स, अभी हमको क्या करना पड़ता है कि जो बाकी जो बुक्स होती हैं, कोई भी आप उठाइए हिस्से की बुक, उसमें क्या होता है कि उसमें खाली कोट्स लिखे होते हैं और कुछ बुक्स लिखी होती हैं, कुछ इंट्रोडक्शन के एक दो एग्जाम्पल लिखे होते हैं, बट वो होलिस्टिक नहीं होती है। और हमारा जो मेन पर्पस रहता है वो होता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब एक सिंगल बुक, वन स्टॉप सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो एक ऐसी सिंगल बुक हो जिसमें आपको मल्टीपल चीजें ना पढ़नी पड़े, ये मेन मोटो है, जो हमारा जो मेन मोटो है, या फिर जो हमारा टैग लाइन है कि आप सब आसान, है ना, आसान। तो आसान कब होगा, आसान चीजें कब होंगी, जब आप डुप्लीकेशन नहीं करेंगे। जैसे कि इससे है तो आपने एक सिंगल चीज उठा लिया और खत्म कर लिया, ऐसा नहीं कि आपको कोर्स कहीं पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, फिर आपको मंथली मैगजीन में जाना पड़ रहा है ना, फिर किसी और चीज के लिए, स्कीम्स के लिए आपको डिफरेंट जाना पड़ रहा है। तो वो नहीं, आसान तब होगा चीजें जब एक सिंगल सोर्स पे यू विल गेट एवरीथिंग। तो इश्यूज, उसके बाद में करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स भी कैसे, ये तो हो गया रियो डी जेनेरियो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, फिर नेशनल करंट अफेयर्स, और फिर यूपी स्पेसिफिक भी है यहाँ पे, जो इस लिटरेचर से रिलेटेड जो भी यूपी की करंट अफेयर्स हैं, और वो भी सारी लेटेस्ट वाली 2025 की जो भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पे हैं। तो आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पे एक मिल गया एक पेज में, वो भी ग्लोबल से लेके यूपी तक। फिर यू विल गेट स्कीम्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो भी यहाँ पे मेंशन है पूरी, ठीक। तो स्कीम्स के लिए भी आपको अलग से स्कीम वाला डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना है। फ्यूचर मतलब वे फॉरवर्ड वाली चीजें, कोटेशंस तो आपको बहुत जगह मिल जाती हैं। फिर बुक रेफरेंसेस, ये कुछ कुछ में होता है, तो ये वाली बुक्स का नाम आप आराम से अपने इससे में यूज करिए एज ए रेफरेंस। फिर वे फॉरवर्ड, देन कंक्लूजन, ठीक। अब कंक्लूजन हमने डिस्कस किया था कि कई तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है कि एक कंक्लूजन लिखने का तरीका होता है कि यू स्टार्ट विद सम श्लोक से स्टार्ट किया, उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो एक श्लोक वाले, है ना, उसके बाद में जो पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्मेट होता है, वैसे जैसे कि लिटरेचर एज ए कल्चरल सोल, उसमें आप ये वाला कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। ये कंक्लूजन मिरर ऑफ कल्चर, कैरेक्टर बिल्डिंग में इस तरह का कंक्लूजन यूज कर सकते हैं। इन कंक्लूजन का यूज करो एंड देन यू कैन यूज द कोटेशंस एट एंड। तो ऐसे करके एक होलिस्टिक, मतलब एक सारे टॉपिक्स का जो कंटेंट है वो एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो सेम हमने हर चीजों, मतलब हर टॉपिक के लिए किया है। तो यू विल गेट एवरीथिंग फॉर दैट टॉपिक एट ए वन प्लेस, एक ही जगह पे। जैसे कल्चर है, यहाँ पे कल्चर देखा, एनेक्डोट मिल गया। अब एनेक्डोट में भी पोयम टाइप की है, फिर यहाँ पे कुछ स्टोरीज वाले एनेक्डोट्स हैं, फिर कीवर्ड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर कल्चर का डेटा है, देखो कल्चर का जो डेटा है ACCC डेटा है या फिर डिफरेंट डेटा है, सेंसस का डेटा है, वो यहाँ पे डेटा भी है। डेटा है, सेलिएंट फीचर्स हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर, अर्बनाइजेशन और कल्चर को कनेक्ट कर सकते हैं एक थीम में, AI और कल्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्रॉस लिंकेजेस जो हमने बताया था ना, उसके बारे में भी, उनका पॉजिटिव इंपैक्ट, नेगेटिव इंपैक्ट, 5-6 पॉइंट्स हैं। इनको आप आराम से पैराग्राफ में लिखेंगे तो यू कैन फिल वन पेज इजिली। फिर थ्रेट्स टू कल्चर, फ्यूचर ऑफ कल्चर, फिर कल्चर की करंट अफेयर्स, वर्ड से लेके जो बिल्कुल लेटेस्ट वाली कि जो लखनऊ डिक्लेयर्ड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ये अभी रिसेंट में हुआ था, वो भी इंक्लूड कर दिया। रंग महोत्सव, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस, फ्रेंच इडियम म्यूजियम, जो भी रिसेंट के सारे, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, सारी करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट हैं सब कवर है यहाँ पे। फिर यूपी स्पेशल भी यहाँ पे कवर है रिलेटेड टू कल्चर। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, उसकी स्कीम्स है यहाँ पे। सक्सेस स्टोरीज, ये भी बहुत कम मतलब बहुत कम सोर्सेज में मिलती हैं, वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, और वो भी एक लेवल पे नहीं, 3-4 लेवल पे। सक्सेस इन इंडिया, फिर वर्ड, सक्सेस स्टोरी फ्रॉम इंडिया, फिर सक्सेस स्टोरी फ्रॉम द वर्ल्ड,
वर्ड से क्या है कि आयरलैंड की जो लिटरेरी इकोसिस्टम है उसका मॉडल आप आंसर में यूज कर सकते हैं, नाइजीरिया का मॉडल यूज कर सकते हैं, वेल्स का हे फेस्टिवल होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक वर्ड की सक्सेस स्टोरीज। फिर यूपी रिलेटेड, तो यूपी रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो अच्छा काम किया है। तो 3 लेवल पे जो जो मेन मेन चीजें उनको 3 लेवल पे लेके आए हैं, वर्ड, नेशनल और यूपी। फिर कोटेशंस, कोटेशंस कल्चर की 8-10 इतनी इनफ है ना, बहुत भर के 50 मतलब एस्से के मटेरियल के नाम पे खाली 50-60 कोटेशन देना कोई सोल्यूशन नहीं है। आराम से अच्छी वाली 10-15 है, आराम से याद कर लो एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट, हर जगह यूज हो जाएंगे। फिर बुक रेफरेंसेस 10-12 हैं, उनको याद कर लो और उनको ही यूज करो। फिर पोएम्स, जो पोयम है जो भरा नहीं है भावों से, तो ऐसे करके यहाँ पे 5-6 पोएम्स है हिंदी लिटरेचर की जो आप अपने हिस्से में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ऐसे पोएम्स भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। फिर वे फॉरवर्ड आराम से 5 लिखे हैं, बाकी तो इनफ है 5। फिर कंक्लूजन, अब कंक्लूजन लिखने की भी जैसे मैंने बताया था एक पैराग्राफ बेसिस, तो कल्चर इज ए सिविलाइजेशन सोल, इस थीम पे ये कंक्लूजन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी थ्रू कल्चर, इस थीम पे ये वाला कंक्लूजन है। तो 2 कंक्लूजन हो गए यहाँ पे। ठीक, ये हो गया पैराग्राफ बेस्ड कंक्लूजन। ठीक, दूसरा होता है जो एंड में हम लिख देते हैं श्लोका, तो सा विद्या या विमुक्ताय ऐसे श्लोक से कर सकते हैं, या फिर तुलसीदास जी का जो चौपाई है वो लिख सकते हैं, सुब्रमण्यम भारती का की 2 लाइनें हैं उनसे आप एंड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन एक है पैराग्राफ बेस्ड और एक है कोटेशन बेस्ड, है ना। इन सबको भी यूज करके यहाँ पे 3-4 लाइनें हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, इनको यूज कर सकते हैं। या फिर आप और भी एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो आप ये वाला 3-4 लाइनों का पैराग्राफ भी लिखो एंड में, और एंड में एकदम आखिरी में ये जो श्लोक है उसको चिपका दो, या फिर ये 2 लाइनें हैं उनको चिपका दो। तो इससे क्या होगा कि आपका कंक्लूजन दोनों को मिला के कंक्लूजन लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज हाउ, मतलब वी ट्राइड कि इस हॉलिस्टिक वे में सारी चीजें कवर हो जाएं। तो अभी इसमें आपको लग रहा है कि जो टॉपिक है वो हर तरह से कवर है, क्योंकि आपको कंटेंट इससे लिखने के लिए इससे ज्यादा कंटेंट नहीं चाहिए। जितना इसमें लिखा हुआ है उतना ही अगर आपने डाल दिया, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें जो इससे में होनी चाहिए वो यहाँ पे टॉपिक के लिए इंक्लूड है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, और फिर जो भी अगर इसमें आपको लगता है कि कुछ और एडिशन करना है या फिर कुछ ऐसा है, फीडबैक मुझे दे देना। ठीक है, तो ये ओवरव्यू में कैसा लग रहा है कि गुड इनफ, सफिशिएंट मटेरियल? ठीक है, पिछली बार वाले से इस बार वाले में क्या डिफरेंस किया है हमने कि लास्ट टाइम वाला जो था कि उसमें वो थोड़ा सा बल्कि साइड में था और वो थोड़ा सा मिक्सअप था, मतलब इस बार लिटरेचर कल्चर बिल्कुल अलग कर दिया, और जो जो चीजें चाहिए ना, लेटेस्ट करंट अफेयर्स अपडेट कर दिया, लेटेस्ट सारे जो एनेक्डोट्स वगैरह हैं वो सब रिप्लेस कर दिए हैं, अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स को लेके आए हैं और भी अच्छे कोटेशंस लेके आए हैं। तो ये पुराने वाले से काफी अपडेटेड वर्जन है इसका, है ना। तो ये पढ़ेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प। चलिए फिर फटाफट कुछ देख लेते हैं जिससे आपको याद भी हो जाए, है ना। पहला टॉपिक है लिटरेचर, कोशिश करेंगे एटलीस्ट सोशल तक का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। लिटरेचर, अगर कोई क्वेश्चन आता है लिटरेचर का, है ना, एक बार पीवाईक्यू देख लो पहले। पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, मतलब लिटरेचर को सोशल से कनेक्ट किया गया है ना। लिटरेचर को सोशल से कनेक्ट किया है, 2018 में क्वेश्चन आया था। फिर लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यूज ऐसे पूछ लिया, लिटरेचर को मोरालिटी से कनेक्ट कर लिया 2019 में। ठीक, अब देखो लिटरेचर और मॉरल वैल्यूज जो था उसी को बिल्कुल घुमा के 2024 में पूछ लिया। लोग बोलते हैं ना पीवाईक्यू को क्यों करना है, तो ये देखिए पीवाईक्यू 2019 में क्या पूछा था, लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यूज, यहां पे पूछ लिया लिटरेचर एंड ह्यूमन वैल्यूज। तो ह्यूमन वैल्यूज और मॉरल वैल्यूज सेम ही ऑलमोस्ट, तो दिस इज सेम रिप्लीकेशन एज इट इज, सेम चीज पूछा गया है, रिपीटेशन। तो अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से तैयार करके जाएंगे, पीवाईक्यूज के एटलीस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर लेंगे, वो जो सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे, तब भी आपको इससे में बहुत हेल्प मिलने वाली है। कितने 9 में से 3 लिखने होते हैं, करेक्ट। तो वो आराम से पीवाईक्यू से ही मिल जाएंगे आपको। इन पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, 1-1, 2-2 पेजेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग सबके लिए तैयार कर लो। अगर आप पूरा भी ना लिखो तो 1-1, 2-2 पेजेस का ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर तैयार करो, वो बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो
पूछा गया था 2018 में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर लिटरेचर मॉरल वैल्यूज, फिर सोशलिटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया था ना, उसी को घुमा के फिर 2020 में पूछ लिया सोशलिटी ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर और सोशल का जो एंगल है वो पहले भी पूछा गया था, वही घुमा के यहाँ पे भी पूछ लिया गया। फिर आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, इस बार लिटरेचर में थोड़ा सा बदल दिया कि बार बार लिटरेचर आ रहा था 3 साल से, तो उन्होंने लिटरेचर की जगह आर्ट शब्द यूज किया। अब आर्ट वही है, ओपन एंडेड है, सब कुछ कवर है उसमें, तो आर्ट और सोशल एस्पेक्ट यहाँ पे। तो सोशल जो यहाँ पे पूछा था लास्ट टाइम वो एज इट इज रखा, लिटरेचर को आर्ट से कनेक्ट करके नया क्वेश्चन बना दिया। तो जो मतलब ये समझिए जो पेपर सेट करता है ना, वो सब बहुत कामचोर होते हैं, खाली पुराने क्वेश्चन देखते हैं, उसी के हिसाब से तोड़ मरोड़ के जोड़ जाड़ के नया क्वेश्चन बना देते हैं। तो कहीं इधर का लिटरेचर उठाया, इधर का सोशल उठाया, तोड़ मरोड़ के नया बना दिया, क्योंकि वो भी बहुत ही ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं बना सकते ना। जैसा कि पीवाईक्यू पूछा जाता है, जैसे जो ट्रेंड होता है, जो पैटर्न होता है, ऑलमोस्ट उसी से ही सेम रखना है। तो वो कैसे पता चलेगा कि क्या पैटर्न है, उसके लिए वो पीवाईक्यू रेफर करते हैं। तो पुराने सालों को देखते हैं कि देखिए 18, 19, 20 में ऐसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा बदलाव लाके वही चीज हम पूछ सकते हैं। ठीक, तो सोशल लिबर्टी, न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंट लिटरेचर, अगेन लिटरेचर वाला कॉन्सेप्ट। फिर लिटरेचर वापस पूछा गया 2023 में। तो देखिए कि 2021 में वो आर्ट वर्ड आया, बाकी सब लिटरेचर लिटरेचर लिटरेचर, फिर लिटरेचर फिर लिटरेचर फिर लिटरेचर, हर साल लिटरेचर पूछता है। ठीक है, कल्चर उतना स्पेशली नहीं पूछा गया, खाली आर्ट वाला यहां पे पूछा गया, बाकी सब जगह पे लिटरेचर 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 पूछा गया है। तो जो लिटरेचर वाला टॉपिक है वो आप बहुत अच्छे से तैयार करो, वो बार बार रिपीट होता ही होता है। ठीक है, लिटरेचर कल्चर, इस टॉपिक को अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो इसका फायदा क्या होता है ना, जैसे कि एक और चीज बताता हूं, बच्चों की गलती क्या होती है, उनको क्या लगता है ना, उनको ये लगता है कि ये सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में से 3 आएंगे। ठीक, 3 में से करना है कितना, 1 है ना, तो इसमें से चूज करने होते हैं। तो लोगों को क्या लगता है, हम इनमें से क्या बोलते हैं कि सोशल वाला यूज कर लेंगे। लोगों को लगता है सोशल वाला लिखना इजी होता है, सोशल वाला लिखना आसान होता है, तो हम सोशल वाला यूज करेंगे और उसको लिख लेंगे। लिटरेचर और पॉलिटिकल वो तैयार ही नहीं करते। बट अभी हमने पैटर्न देखा, बट यहां पे यही चीज बहुत गलत कर जाती है। आप खाली पूरे उसमें ऑप्शन जो दिया जाता है उसको आप मिसयूज मत करिए। खाली सोशल के भरोसे आप तैयार करके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सोशल में भी एक साल पूछा था ना ओल्ड एज वाला, तो उस तरह का अगर बहुत ही स्पेसिफिक पूछ लिया तो आपको ऐसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही अगर टू द पॉइंट एकदम घुस के सोशल एंगल में पूछा, ओपन एंड में पूछा तो आप लिख पाएंगे पॉइंट्स, अगर बहुत ही स्पेसिफिक कुछ पूछ लिया तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए अब जैसे लिटरेचर है कि बार बार हर साल 6-7 सालों में रिपीट हो रहा है लिटरेचर, तैयार कर लो, याद कर लो चीजें, क्या दिक्कत है। अगर सोशल में इजी आया तो सोशल लिख लेना, नहीं तो लिटरेचर लिख लो। तो तैयार करके सब कुछ जाओ, फिर वहां पे ऑन द स्पॉट देख लो कि कौन सा टॉपिक कन्वीनियंट है। और दूसरी चीज ये होती है कि अब सोशल सभी लिखते हैं, 90 ये समझिए कि 80% लोग जो हैं वो सोशल पे एजुकेशन या वुमेन लिखा हुआ है कोई टॉपिक तो वही लिखने वाले हैं। तो ऐसे टॉपिक्स में जो 80% पॉपुलेशन लिख रहा है उसमें अपने आंसर को डिफरेंट बनाना, इनोवेटिव बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी वही लिख रहे हैं। अभी ये देखिए कि यहाँ पे भी इतने लोग पढ़ेंगे या फिर जो बाकी बुक्स पढ़ते हैं, अब वुमेन के जो कोटेशंस हैं, जो चीजें हैं वो सबकी सेम ही रहती हैं, तो यहाँ पे अलग बनाना आपका कंटेंट काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर इफ यू हैव 2 चॉइसेस है ना, अगर आपको 2 ऑप्शन है और दोनों आपके तैयार हैं, जैसे कि लिटरेचर बिल्कुल अच्छे से तैयार है और वुमेन या फिर एजुकेशन ये टॉपिक भी अच्छे से तैयार है, दोनों टॉपिक अच्छे से तैयार हैं, तो आई विल सजेस्ट यू टेक द रोड लेस टेकन। I have taken the road less taken, that's made the all the difference. तो you may take this, अगर आपको तैयार है पूरा, दोनों इक्वली बराबर है, तो you go for literature, you will get a better advantage on this. थोड़ा सा गड़बड़ भी रहेगा तो आपको एडवांटेज मिलेगा, और अगर आपने इसमें भी अच्छा लिख लिया तो you will get very good marks compared to same, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा मतलब 5-6 कॉपी बैक टू बैक वो वही वुमेन 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 न्यू वुमेन करके पढ़ते जा रहा है बार बार, तो बोर हो गया। अचानक से उसको लिटरेचर दिख जाता है, ये पॉलिटी दिख जाती है, तो वो चौंक जाएगा। मतलब तो वो पहला इंप्रेशन क्या होगा उसका कि इस बंदे ने कंफर्ट जोन नहीं चूज किया, और जो कंफर्ट जोन चूज नहीं करता है तो वो एक तरह से पहले ही टॉपिक चूज करने से ही आप इंप्रेस कर सकते हैं कि मुझे, क्योंकि वुमेन एजुकेशन सबको पता है तो कंटेंट आपको भी पता है, बट यू आर नॉट गोइंग टू टेक दैट
तो वो चीज होती है। तो वो पहला आपका टॉपिक ही इंप्रेस कर देगा, और उसके बाद अगर आपने अच्छा लिख दिया तब तो सोने पे सुहागा होने वाला है। ठीक है, तो ये यूटिलिटी है इस टॉपिक को, लिटरेचर कल्चर को बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए। खाली सोसाइटी सोशल वाले पे कम रहेगा तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपने पढ़ा हुआ है, वो आराम से लिख पाएंगे उसमें। लिटरेचर कल्चर पॉलिटी थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, आप अच्छे से तैयार करो। और लिटरेचर वाले में तो बहुत स्कोप होता है अपनी आंसर लिखने की। इससे का सबसे अच्छा चीज क्या होता है कि लिखने का तरीका, वे ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसको दिखा के ना बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। तो लिटरेचर में बहुत स्कोप होता है अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स, अपनी राइटिंग स्किल्स को दिखाने का। ठीक, तो लिटरेचर चूज करिए, अच्छे अच्छे कोट्स यूज करिए, साहित्य का यूज करिए, ये सब का यूज करके बहुत अच्छा लिखा जा सकता है लिटरेचर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट यूटिलिटी ऑफ टॉपिक। आते हैं एनेक्डोट्स। तो जैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो एनेक्डोट्स में आप कोई भी एनेक्डोट यूज कर सकते हैं। अब टॉल्स्टॉय का यूज कर सकते हैं। टॉल्स्टॉय का ये एनेक्डोट क्या बताता है कि बेसिकली इन्होंने लोगों से सबको बताया था कि आप सिंपल लाइफ जियो। अपने लिटरेचर में बताया था कि आप सिंपल लाइफ जियो और सिंपलिसिटी की लाइफ चूज करो। लेकिन क्या हुआ कि ये तो बहुत रिच थे, ये बहुत रिच थे और बहुत लग्जरियस लाइफ जीते थे, लेकिन ये नॉवेल जो लिखते थे, जो बुक्स लिखते थे, वो सिंपल लाइफ के ऊपर थे। मतलब दूसरों को ये सिखाते थे कि आप सिंपल रहो, लेकिन खुद उनकी जो लाइफस्टाइल थी, खुद उनका जो था, वो काफी वेल्थी थे और काफी हाई फाई था। फिर उन्होंने क्या किया कि स्लोली उनको ये चीज रियलाइज हुई कि मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं, बोल कुछ और रहा हूं, और मैं खुद वो चीज फॉलो नहीं करता हूं। फिर उन्होंने क्या किया कि वही चीज अडॉप्ट कर दी, अपना गेव अवे मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। ही गेव अवे मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, अपना पूरा पैसा मतलब मोस्टली डोनेट कर दिया, दे दिया, और बिगिन ड्रेसिंग लाइक ए पीजेंट, किसानों की तरह। टॉल्स्टॉय फार्म के बारे में सुना होगा ना, अपने खेती किसानी करने लग गए, वहां पे हल चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और इनके पास पैसा बहुत था, मतलब बहुत पैसा था, वो सब इन्होंने डोनेट करके एकदम गरीबों की जमीन, क्योंकि वो वही चीज सिखा रहे थे। तो ये क्या दिखाते हैं कि कैसे, लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ हाउ लिटरेचर बिकम्स वे ऑफ लाइफ। लिखने वाले की लाइफ चेंज हो जाती है, पढ़ने वाले की लाइफ चेंज हो जाती है। और इस चीज ने गांधी जी को काफी इंस्पायर किया था कि कैसे वो बहुत लग्जरियस लाइफ छोड़ के पीजेंट मतलब सिंपलिसिटी वाली लाइफ जीते हैं। तो दैट्स व्हाट तो उन्होंने क्या बोला, इफ आई राइट अबाउट द पुअर आई मस्ट लिव लाइक देम। तो मतलब प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वो चीज उन्होंने अच्छे से रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया, टॉल्स्टॉय था। तो ये वाली चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं लिटरेचर वाले टॉपिक से कनेक्ट करने में कि लिटरेचर का यूज क्या है। इट ब्रिज बिटवीन द लिटरेचर एंड लाइफ, है ना। Tolstoy's life has become a testament of realism and moral empathy, the bridge between literature and life। कि ये जो लाइफ है और रियल बुक्स है, उनके बीच का जो ब्रिज होता है वो लिटरेचर के थ्रू किया जा सकता है। तो ये वाली कहानी से आप स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया स्टोरी है। फिर सिनेमा में लिटरेचर और सिनेमा से अगर कनेक्शन पूछा जा सकता है तो उसको भी, या फिर कल्चरल मिरर ऑफ सोसाइटी जो लिखा है वो वाला, उसके ऊपर सत्यजीत रे की बुक है। सत्यजीत रे कौन थे, मतलब डायरेक्टर थे, मूवीज बनाते थे, करेक्ट। उनकी जो मूवी थी पाथर पांचाली, ये 1955 में स्क्रीन हुई थी। विलेजर्स वर इन द बंगाल वेप्ट, दे क्राइड, है ना, मतलब वो बिल्कुल रोने लग गए। क्यों, वो मूवी के थ्रू जब देखा उन्होंने तो ऐसे रोने लगे, नॉट बिकॉज दे सा ए फिक्शन, बट व्हाट दे सा, बट बिकॉज दे सा देयर ओन हंगर, डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी रिफ्लेक्टेड बैक। मतलब मूवीज का यही, मतलब क्या बोलते हैं, मूवीज की यही पावर होती है कि मूवीज या फिर जो भी चीज है वो जब आप देखते हो ना, अगर बहुत अच्छी उसका क्या मतलब क्वालिटी होती है कि वो ऐसा लगता है कि ये दूसरे की स्टोरी ना होके ये हमारी खुद की कहीं ना कहीं कहानी है, काफी कनेक्ट हो पाते हैं। तो जब आप किसी चीज से कनेक्ट हो पाते हैं तो वो चीज काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, काफी अच्छी हो जाती है। तो वही एक अच्छी मूवी की भी क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो जब इन्होंने पाथर पंचली जो मूवी थी बनाई तो काफी लोग कनेक्ट हुए, एकदम रोने लग गए और एकदम लगा कि उनकी खुद की कहानियां यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक, तो ये इसने क्या स्टार्ट किया, रियलिज्म इन द फिल्म स्टार्ट किया, लिटरेचर टर्न्ड इनटू मोशन। ठीक है, लिटरेचर, ये जो मूवी थी वो लिटरेचर बेस्ड थी, लिटरेचर के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। बहुत सारी नॉवेल्स होती हैं उनके ऊपर किताबें मतलब मूवी बनती हैं। तो दिस वाज आल्सो लाइक दैट। तो लिटरेचर टर्न्ड इनटू मोशन, एम्पैथी टर्न्ड इनटू आर्ट। तो ऐसे करके आप यहाँ पे रिफ्लेक्शन, लिटरेचर टू मूवी, मूवी टू सोशल मीडिया टू
पीपल, ऐसा करके यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। हाई कोर्ट ने मतलब केरला हाई कोर्ट ने आर्ट सिनेमा को सेवंथ आर्ट बोला है। तो इसको मैं बताया कि लिटरेचर ये सब कनेक्ट करके भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वाल्मीकि का रामायण, तो कैसे वो इसमें इनकी स्टोरी लिख सकते हैं कि कैसे वो एक सिंगल मंत्र राम राम मरा मरा वाला जो था उससे करके वो एक धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी रामायण करी। और एक ये सिंगल बुक है रामायण, वो बहुत ही इज ए लाइट सोर्स ऑफ एथिकल वैल्यूज टू एवरीवन। तो ये दिखाता है कैसे जो इनका राइटर था वो भी कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ और कैसे उसने एक लिटरेचर, एक सिंगल बुक के थ्रू आगे की पूरी जनरेशंस बदल दी, मतलब उनका थॉट प्रोसेस, उनकी मॉरल वैल्यू बढ़ा दी, है ना। रामायण जो भगवान राम की जो वैल्यूज उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, अच्छे से लिखा है, तो वो उसने पूरी जनरेशंस को सिखाया है वो चीज, है ना। तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने एक किताब के माध्यम से, एक लिटरेचर के माध्यम से पूरे आने वाली पीढ़ियों को बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, सुधार दिया, या बोलो उनकी नैतिकता काफी बढ़ा दी उन्होंने, है ना। तो दिस इज द पावर ऑफ लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में अगला है, उसको लिख सकते हैं। नचिकेता के बारे में भी जो संस्कृत लिटरेचर में काफी है, उनकी क्वालिटीज बताया गया, वो वाले से ये वाली कहानी है। इस कहानी को नचिकेता वाली कहानी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। कबीरदास जी का भक्ति लिटरेचर है, तो उसमें तो एकदम क्या बोलते हैं, ये वाली भी एकदम कबीरदास के ऊपर ये एनेक्डोट बनाया गया है स्टोरी कि ऑन ए डस्टी रोड लेड टू द टेम्पल गेट्स ऑफ काशी where the priest chanted in language the common folk barely understood। मतलब काशी में टेम्पल्स गेट पे थे जहां पे जो पंडित जी लोग थे वो ऐसी लैंग्वेज, मतलब काफी डिफिकल्ट संस्कृत यूज करते थे जो किसी को समझ नहीं आता था। एक दिन एक नंगे पैर एक लड़का गया वहां पे और उसने गेट कीपर ने रोक दिया उसको कि तुम यू कांट इंटर, व्हाट इज योर कास्ट, मतलब व्हाट इज योर कास्ट, तुम्हारी जाति क्या है। तो लड़का वहां पे रुक गया और धीरे से उसने गाना गाया कि मोको काहे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो उन्होंने बोला कि मतलब भगवान तो मेरे पास में है, तो मेरी कोई जाति नहीं है, मैं एक भगवान का ही अंश हूं। तो हु आर यू टू टीच धर्म, तो उसने पूछा कि आप तुम कौन हो जो धर्म सिखाने जा रहे हो। तो लुक्ड अप इन काम एंड रेडिएंट इट सेड आई एम कबीर सन ऑफ ए वीवर सीकर ऑफ ट्रूथ नॉट रिचुअल्स। तो ऐसे करके उसने रिप्लाई किया उन्होंने। तो ये दिखाता है कि कैसे इस लाइक लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर और ये सब वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। कॉलोनियल लिटरेचर, तो ये भी काफी अच्छे से लिखा हुआ है। दिस इज स्टोरी अबाउट द राम रविन्द्रनाथ टैगोर, या पढ़ लेना इसको, कहानी है उनकी। इस्मत, है ना, ये नेक्स्ट वाली स्टोरी है, ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा यूनिक है, डिफरेंट है। इस्मत चुगताई, है ना। तो इनकी क्या स्टोरी है कि ये बॉम्बे 1950s, दो वे ऑफ राइटिंग भी डिफरेंट है कि आपको शुरुआत में ही रिवील नहीं करना होता। जैसे मैंने बताया था आपको हुक लिखने का तरीका ना, आपको लिखा था हुक लिखने का तरीका। तो हुक का क्या मतलब, हुक का लिखने के तो मैंने कई सारे तरीके सिखाए थे कि क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। एक होता है मतलब जैसे कोई भी मूवी होती है ना, थ्रिलर होती है, थ्रिलर या फिर सस्पेंस वाली मूवी होती है, तो उसकी खास बात क्या होती है कि काफी ट्विस्ट आते रहते हैं और जो रियल चीज होती है, किसने मर्डर किया, वो एकदम आखिरी में जाके रिवील होता है। तो आप अपने एनेक्डोट को भी शुरुआत में ही मत बोलो कि कबीरदास जी जा रहे थे, है ना। तो ऐसे करके बोलोगे तो आपने सीक्रेट रिवील कर दिया, वहां पे उसमें सस्पेंस नहीं रह गया। तो एक ऐसी स्टोरी बनाओ कि एक यंग गर्ल थी या एक यंग बॉय था, 1950s का टाइम था, फिर वैसे धीरे धीरे जा रहा था। तो एक माहौल बना के उसको लिखो एक मतलब प्रॉपर एक तरह से अच्छी लैंग्वेज में, और एंड में जाके रिवील करो कि ये कौन था। तो इससे थोड़ा सा ट्विस्ट बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है। तो एक तरह से पढ़ने वाले को इंटरेस्ट जाग रहा था कहानी किसके बारे में है लास्ट में, है ना। तो इसे यहां से स्टार्ट करेंगे कि यंग गर्ल इन 1950s बॉम्बे वॉक्ड इनटू ए कोर्ट रूम नॉट एज ए विटनेस। 1950 के टाइम पे एक यंग गर्ल गई थी बॉम्बे में कोर्ट रूम में, और नॉट एज ए विटनेस बट एज ए राइटर ऑन ट्रायल। राइटर मतलब विटनेस नहीं थी, एक ट्रायल पे एक राइटर थी, काफी यंग थी वो। हर शॉर्ट स्टोरी हैज शॉक्ड द वर्ल्ड सोसाइटी, है ना। इट स्पोक ऑफ लोनलीनेस, ऑफ वुमेन्स डिजायर, ऑफ ट्रूथ बिहाइंड क्लोज डोर्स। व्हेन द जज आस्क्ड डू यू रिग्रेट राइटिंग इट, जज ने बोला कि क्या डू यू रिग्रेट राइटिंग इट, शी रिप्लाइड नो आई ओनली रोट व्हाट इज रियल। जैसे एकदम ब्रेवली उसने जवाब दिया। हर नेम वाज इस्मत, हर पेन ब्रोक द साइलेंस अराउंड पैट्रियार्की, हिपोक्रेसी एंड फ्रीडम।
उसके बारे में उसने खुल के लिखा था। तो दिखाता है पावर ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर कैसे पावर देता है लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी और सोसाइटी में को भी सही राह दिखाता है। फिर मॉडर्न लिटरेचर, इसमें आप गोदाम की कहानी, ये वाला भी कहानी है, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इतनी सारी कहानियां हैं। अब आपको चूज कैसे करना है कि कौन सा लिखूं कौन सा ना लिखूं, है ना, ये भी तो डाउट होगा कि इतने सारे हैं। तो दो दो मतलब पढ़ के तो सब जाओ। एक होता है जैसे जेनरिक टॉपिक पूछा जहां पे बहुत ही कुछ नहीं है, बस खाली पूछ लिया लिटरेचर और मॉरल वैल्यूज, तो उसमें तो बहुत ही मतलब अच्छा वाला लिखो, अच्छा वाला इनमें से ही कोई चूज कर लो अच्छा वाला। और खासकर ये चूज करो जो रोड लेस टेकन है ना, जिससे रामायण महाभारत भागवत गीता ये सभी लोग लिखेंगे, इसको मत चूज करो, है ना। कुछ ऐसा लेस नोन चूज करो, जैसे इस्मत वाला एग्जांपल था, उसको चूज करो। नचिकेता लिख सकते हो, या फिर गुलामगिरी के बारे में लिख सकते हो कि जब 18वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में जब पूरा देश मतलब सो रहा था सोशल उसके ऊपर, वुमेन रिफॉर्म्स के ऊपर, और बिल्कुल एकदम नींद में था, उदासीन था उसके वुमेन्स के लिए, औरतों के प्रति पूरा उदासीन रवैया था। उस उदासी के बीच में अचानक से किताब आती है गुलामगिरी, है ना, और उस किताब ने फिर पूरे ना केवल समाज को झकझोरा, इवन अंग्रेजों तक को झकझोर दिया। तो बिल्कुल ही वो एकदम डिफरेंट थी वो किताब, है ना, उसने आके एकदम बवाल मचा दिया, बिल्कुल झकझोर दिया पूरा। तो वो जब उदासी से झकझोर दिया, नींद से जगा दिया लोगों को, एकदम सच्चाई दिखा दी, तो वो था एक सिंगल बुक की पावर, गुलामगिरी की, ज्योतिबा फुले जी ने जो लिखा था। तो उस तरह से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। और उनके ऊपर मूवी भी आई थी ज्योतिबा फुले के ऊपर, है ना, अभी रिसेंट में, तो वो एक करंट अफेयर्स भी है, तो उनकी स्टोरी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा करके कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे बिल्कुल अच्छा वाला यूज करो, और खाली कोशिश ये करो लेस टेकन, जो ऐसी चीज यूज करो जो बाकी लोग ना लिखे हों, ठीक। इजी ऑप्शन पे मत जाओ कि महाभारत लिख दिया, भागवत गीता लिख दिया कि श्री कृष्ण भगवान ने सिखाया था और सेम चीज, तो उनको अवॉइड करके अच्छा एक आपके पास मौका है, आपके पास मौका है पढ़ने वाले को इंप्रेस करने का, तो उसको ऐसे मेडियोकर वे में क्यों जाने देना फिर, है ना, इजी वे में क्यों जाने देना। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल रश में हैं, तो फिर लिख दिया वो अलग की बात है, बट अगर सब कुछ है तो फिर अच्छा लिखो। क्या फिर उससे भी अच्छा होता है पोयम लिखना, कविता लिखने का बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि सभी लिख नहीं पाते हैं, ये बिल्कुल यूनिक हो जाता है, डिफरेंट, सब लिखते नहीं है, मोस्टली लोग कहानी लिखते हैं। तो अगर आप कविता कुछ एक दो याद करके जाओ, अगर आउट ऑफ 3 अगर आप 1 या 2 में भी पोयम लिख पाते हैं, शुरुआती इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में, अगर 1 या 2 में भी लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा उसके ऊपर। और हाँ, तीन ऐसे होते हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन लिखाने के 5-6 तरीके बताए थे कि आप पोएम से लिखो, कोटेशन से लिखो, कहानी से लिखो, करंट अफेयर्स से लिखो, है ना, बहुत सारी चीजें, डेटा फैक्ट से लिखो। तो आपको कोशिश ये करना कि तीनों का एक जैसा ना हो। तो एक में आपने पोएम से स्टार्ट किया, दूसरे में स्टोरी से स्टार्ट करो, है ना, तीसरे में कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई डिफरेंट वे में क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। तो तीनों में वैरायटी दिखाओ, उसको ये दिखाओ कि मुझे हर तरह का इंट्रोडक्शन लिखना आता है। ये मत दिखाओ कि मेरे को तो कहानी लिखनी आती है, एक में सीता गीता की लिख दी, एक में राजू और काजू की लिख दी, और दूसरे तीसरे में क्या बबली, बंटी और बबली की लिख दी। तो ऐसे 3 कहानियों में 3 कहानी बना के हमने फिक्शन वाली लिख दी, तो वैसे बहुत मोनोटोनस हो जाएगा। फिर आपके नंबर शुरुआत में पढ़ लिया ठीक है, सेकंड में देखेगा वैसा ही है, थर्ड में देखेगा वैसे ही, तो तीसरे वाले में नंबर काट लेगा, कहेगा जैसे 2 में था वही चीज तीसरे में भी है। तो आप तीनों स्टेज में डिफरेंट बनाओ और कोशिश करो कि एक ही जैसा मोनोटोनस ना रहे। तो यहाँ पे पोयम है, इसको याद कर लो, इसको यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। फिर फीचर्स ऑफ सोसाइटी लिटरेचर, एंशिएंट रूट्स, मल्टीलिंगुअल, स्पिरिचुअल थीम्स, यू कैन गो थ्रू दैट। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब कोई भी इम्पैक्ट होता है या कॉज होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, ग्लोबल रीच हो गई, क्रॉस कल्चरल थीम्स हो गई, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बन गए, सबके आगे एग्जांपल्स हैं ना, एग्जांपल्स अरुंधति राय हैं, इनका एग्जांपल आप अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे, एग्जांपल की मदद से करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको अच्छे से एग्जांपल लिखना है। तो ग्लोबल रीच, इन सब के आगे एग्जांपल लिखा हुआ है, यू यूज दिस एग्जांपल टू पुट योर पॉइंट्स। तो अपने पॉइंट्स को लिखने के लिए आराम से करिए, ये शॉर्ट में है, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ में ये चीज लिखनी है। पूरा पॉजिटिव को एक पैराग्राफ बना दिया, एक पैराग्राफ में सारे पॉजिटिव लिख दिए, एक पैराग्राफ में नेगेटिव लिख दिया, तो ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हो गया। नेगेटिव में क्या हुआ,
कि एक होमोजेनियस जो हम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का डोमिनेंस हो गया, कॉमर्शलाइजेशन हो गया, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो गया, इंडिजीनियस वॉइस फेड हो गई, डिजिटल डिवाइड हो गया क्रिएट। तो ये सब चीजें इश्यूज हैं ग्लोबलाइजेशन के लिटरेचर के ऊपर। फिर अर्बनाइजेशन का लिटरेचर पे क्या फर्क पड़ा? पॉजिटिव ये हुआ कि डाइवर्स थीम्स कवर हो जा रही हैं, मतलब कि एक जरूरी नहीं है, अब जैसे अर्बनाइजेशन है तो क्या है कि पहले गांव के ही सेटअप में, जैसे मुंशी प्रेमचंद जो थे वो गांव के सेटअप में लिखते थे चीजों को। तो अब जब अर्बनाइजेशन बढ़ गया तो लोग अर्बन सेटअप की, जो अर्बन लाइफ में जो इश्यूज हैं उनके ऊपर लिटरेचर लिखना स्टार्ट हो गया। तो डिफरेंट थीम्स, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये एक बुक है, ये दिल्ली की अर्बन कॉन्ट्राडिक्शंस को कैप्चर करता है। तो इस एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हैं लिटरेचर हब, इंग्लिश ट्रेंड, है ना, देन डिजिटल राइटर्स, ग्लोबल पुश, ये सब पॉजिटिव्स हैं। इश्यूज में क्या है, ऑरल लॉस हो गया, लैंग्वेज शिफ्ट हो गया, मास मार्केट ट्रैप, है ना, मास मार्केट ट्रैप के मास के पीछे चले गए कि भैया हम ज्यादा बेचने के चक्कर में, रूरल साइलेंस, जो लोगों को, वही गरीब किसान की बातें किसी को पसंद नहीं आती तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। फिर ट्राइबल वॉइसेस इग्नोर्ड हो गई, ट्राइबल किसान इन सबका कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो सबको मसाला चाहिए, सबको कॉलेज स्टूडेंट। आजकल की आपने नॉवेल्स देखी होंगी ना, जो रोड साइड बिकती रहती हैं, है ना, लव कैन हैपन टू टाइम्स, है ना, ऐसी ऐसी कॉलेज स्टोरीज रहती हैं मोस्टली। तो उस तरह की नॉवेल, उस तरह का ही लिटरेचर बनता है, क्योंकि यूथ को वही चाहिए, उसी तरह का ही पढ़ना चाह रहे हैं। कोई अच्छा सा अच्छी क्वालिटी का लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं, मोस्टली कॉलेज रोमांस के ऊपर ही मोस्टली नॉवेल्स और मोस्टली बुक्स लिखी जाती हैं। चेतन भगत, वही उनकी भी दोनों तीनों बुक देखो ना तो भी कॉलेज के ऊपर ही है। 3 इडियट्स वाली भी कॉलेज पे है, बाकी वाली भी कॉलेज यंग लोगों पे फोकस है, क्योंकि मेजॉरिटी इंडिया में पढ़ने वाले यंग हैं, तो उनके ऊपर ही बनाओ यंग लाइफ से, तो वो इंप्रेस हो जाते हैं और वही खरीदते हैं फिर। तो बेसिकली प्रॉफिट ओरिएंटेड है, रियलिस्टिक चीजें लोग नहीं बनाते हैं। फिर अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो उसका लिटरेचर पे क्या फर्क पड़ा? पॉजिटिव, राइटिंग में हेल्प करता है, कंटेंट क्रिएट करता है, ट्रांसलेशन इजी हो गया है, डिजिटाइजेशन इजी हो गया है, रीडिंग इजीली कर सकते हैं। निगेटिव में क्या हुआ कि इमोशंस नहीं है, बहुत मतलब ऐसे दे देता है बिना इमोशन का। प्लेगरिज्म का इश्यू है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गया है, जेनरिक स्टाइल, बायस इन आउटपुट ना। बायस इन आउटपुट काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बायस इन आउटपुट का मतलब होता है कि जो चैट जीपीटी है वो भी उसका खुद का दिमाग नहीं है, उसको बनाने वाले का दिमाग है। जैसे कि जो चाइना वाला चैट जीपीटी वो है, जो चाइना वाला एआई है, वो उसका एक ही सिमिलर क्वेश्चन का आउटपुट होगा, सिमिलर टॉपिक को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। वो ऐसे मतलब जो बनाया गया है उसको उस तरह से कि वो प्रो चाइना टाइप का वो रिएक्ट करे, एक तरह से उस कंट्री का इंफ्लुएंस होता है। यूएसए वाला है तो वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करेगा, है ना, तो उसका ये भी काफी बायस आउटपुट हो जाता है उस चीज का। लिटरेचर एंड साइंटिफिक टेम्पर, ग्रोक अब्यूजिव है ना, ग्रोक तो मैंने यूज नहीं किया, गाली बकता है क्या ग्रोक? कौन सी, हिंदी वाली कि इंग्लिश वाली, कैसी अब्यूजिव? ओ स्लैंग यूज करता है, अच्छा। ग्रोक तो मैंने यूज नहीं किया, बट ठीक है, वही मतलब काफी चीजें रहती हैं। तो बेसिकली ये क्या है कि बनाने वाले का काफी रोल रहता है, वो कैसे चीजों को पोर्ट्रे करता है, वो भी काफी मतलब फर्क पड़ता है उससे। फिर लिटरेचर और साइंटिफिक टेम्पर, लिटरेचर से कैसे साइंटिफिक टेम्पर्स इंप्रूव हो रही हैं, एग्जाम्पल के साथ में लिखी हुई है यहाँ पे। रैशनल थिंकिंग, सोशल रिफॉर्म्स, साइंस अवेयरनेस, यूथ इंस्पिरेशन और ट्रेडिशन साइंस फ्यूजन, ये सारे साइंटिफिक टेम्पर को लिटरेचर जनरेट करता है। रूट्स में वेदा, आयुर्वेदा, जैन, बुद्धिज्म, इन सब के लिटरेचर में कहीं ना कहीं साइंस का जो साइंटिफिक टेम्पर है वो इंक्लूड है। साइंटिफिक टेम्पर के बारे में लोग बोलते हैं कि जैसे कि 19th सेंचुरी में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने बोला जो इंडियन कल्चर है वो बहुत पिछड़ा हुआ है, इंडियन कल्चर बहुत पिछड़ा हुआ है, तो व्हाइट्समैन बर्डन है, हमारा बर्डन है कि हम इसको सही करेंगे, इसको सुधारेंगे, ठीक। तो उन्होंने उसको दिया कि हमारे आने के पहले का था डार्क एज, है ना, जो वो रिनाइसर वर्ड यूज करते हैं ना, पुनर्जागरण या रिनाइसर वाला जो शब्द यूज करते हैं, तो वो क्यों यूज करते हैं? उसका मतलब ये है कि हम आके जगा रहे हैं। तो जगाने का मतलब क्या हो कि पहले सो रहा था, तो मतलब उसके पहले उन्होंने ये टर्म किया कि
हमारे आने से पहले वो डार्क एज चल रहा था, डार्क एज चल रहा था, या फिर वो सोने की बिल्कुल लो, एकदम निम्न कैटेगरी में था जो इंडियन कल्चर है। जब हम आए तो हमने उसको वापस से जगाया, वापस से उसका पुनर्जागरण किया, उसको रिनेसा किया, वापस से बढ़ाया। इसी चीज को सुमित सरकार ने क्रिटिसाइज किया था। सुमित सरकार जो हिस्टोरियन है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा कि रिनेसा या पुनर्जागरण वाला जो चीज है वो भी वही गलत है, वो शब्द यूज ही नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो कल्चर वो पहले से ही अच्छा है। कल्चर में, सोसाइटी में कुछ कुछ खराबियां थी, वो अलग का चीज है, लेकिन जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है और इंडियन एज ए होल सोसाइटी देखो तो वो पहले से भी अच्छा था। उनके आने से, अंग्रेजों के आने से पहले अच्छा था। और रिनेसा वर्ड यहाँ पे सूट ही नहीं करता है। तो वही चीज है यहाँ पे। तो जो इंडियन कल्चर है, इंडियन बुक्स है, इंडियन लिटरेचर है, वो पुराना टाइम से ही बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे वेदास वगैरह में अगर हम बात करें तो वहां पे भी साइंटिफिक टेम्पर पहले भरा भरा, कूट कूट के भरा हुआ है। अंग्रेजों का ये पॉइंट था कि साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, बहुत ही सुपरस्टिशन है, बहुत ही क्या बोलते हैं, मतलब तंत्र मंत्र वाली चीजें चलती हैं। बट ऐसा नहीं है, वो एक गलत वे में पोर्ट्रे किया जाता था सुपरस्टिशन को एज अ मेन हाईलाइट करके। लेकिन जो हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, जो पुराने लिटरेचर में जो साइंटिफिक चीजें लिखी गई हैं, उनको लोग इग्नोर कर दिए, उनको ध्यान ही नहीं दिए। तो वही वेदास में देखो लिखा हुआ है साइंटिफिक टेम्पर है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा तो अलग ही एक साइंस का, मेडिकल साइंस का वो है, तो पूरा साइंटिफिक टेम्पर वहां से क्रिएट हो रहा है। जैन बुद्धिज्म का रिलेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, बताइए, है ना। जैन बुद्धिस्ट ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कैजुअलिटी, इन सब के बारे में बात कर रहे थे। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया गया है। तो ये काफी हाई फाई चीजें थी, है ना, ऐसा नहीं था कि खराबी था। फिर उसका इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ये आप गो थ्रू कर लेना। फिर प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर थ्रू लिटरेचर, कैसे प्रमोट कर सकते हैं, करिकुलम के थ्रू, मीडिया के थ्रू, लिटरेटिव फेस्टिवल कर दो, डिजिटल टूल कर दो, ग्रास टूल, राइटर्स कर दो। तो ये ऑप्शंस करके आप साइंटिफिक टेम्पर को ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है शॉर्ट डिजिटल कंटेंट, ये बिल्कुल कंटेम्परेरी टॉपिक है। जब भी टाइम क्या है सोशल मीडिया का। शॉर्ट डिजिटल का मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे रील आ गया, या फिर जो ट्वीट आ गया, है ना, ट्विटर पे, एक्स पे ट्वीट आता है, तो कुछ बहुत कम शब्दों का होता है, तो वो लोगों को बड़ा पढ़ने की आदत छूट गई है। ये छोटा छोटा कंटेंट पढ़ के रील्स, टिकटॉक और ये सब जो चलता है, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रिंटेड मीडिया है, मोटी मोटी किताबें, वो कोई पढ़ना नहीं चाहता है, उनको छोटे में ही मिल जाए तो ईजी रहता है। तो अब ये शॉर्ट कंटेंट का क्या मतलब फर्क पड़ा, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि पॉजिटिव निगेटिव जोन लिखे हुए हैं। कि पॉजिटिव क्या है कि बेस्ट बुक टॉक बूम, है ना, टिकटॉक से मतलब बुक टॉक बोल दिया, या फिर ये समझो सोशल मीडिया के थ्रू क्या होता है कि जो किताबें होती है ना, वो बहुत पॉपुलराइज हो जाती हैं। तो बुक्स को आप उसके बारे में बताओ, कुछ उसका रिव्यू बताओ, कुछ लोग उसका शॉर्ट वो बताते हैं, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होती है। कुछ कोट्स ऐसे फोटो बना के डाल देते हैं, कुछ लोग समरी बता देते हैं बुक के बारे में, तो उससे क्या होता है सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेस्ट जगता है, तो जिससे बुक्स जो होती हैं फिर वहां से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, है ना। कई बार आप देखते हैं कि कोई आपने शॉर्ट देखा यूट्यूब का, तो ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, वापस जाके आप यूट्यूब में जाके वो वीडियो सर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो वो चीज होता है। जैसे बुक का कोई अच्छा सा पोर्शन दिखा दिया तो लोग जाते हैं बुक को पढ़ते हैं, तो ऐसे बुक सेलर बुक्स होती हैं, वो बिकती भी ज्यादा है। ऑथर्स के लॉन्च पैड है, बुक स्टोर का रिवाइवल हो गया, कम्युनिटी रीडर्स, क्लासिक कमबैक, ये सब चीजें पॉजिटिव साइड भी है इसका। नेगेटिव में वही मेन है कि फोकस कम हो गया, छोटा छोटा कंटेंट में आदत, अटेंशन स्पैन जो होता है वो काफी रिड्यूस हो गया है। शैलो रीडिंग करते हैं, डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, 4 पेज पढ़ लिया, समझ नहीं पाया, छोड़ दिया, फिर वापस से 1 पेज पढ़ लिया, शैलो रीडिंग करते हैं, डीप में नहीं कर पाते हैं। फिर इवेंट फ्लॉप्स, ऑथर बर्नआउट, ये सब चीजें होती हैं। थ्रेड्स टू लिटरेचर, ये सब आगे थ्रेड्स हैं। फिर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आप पढ़ लेना। करंट अफेयर्स बेसिकली डिफरेंट है। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2025 बनी है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। बुकर प्राइज जो बानू मुश्ताक की है, हार्ट लैम्प, इसको भी आप एनेक्डोट बना के लिख सकते हैं। कोई लिटरेचर के बारे में आता है तो यू कैन राइट अबाउट दिस बुक हार्ट लैम्प, इसका एक एनेक्डोट बना दो, ये बिल्कुल करंट अफेयर्स का एनेक्डोट हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे, पहले वो रीजनल लैंग्वेज में लिखा गया, फिर वो कन्वर्ट हुआ इंग्लिश में, है ना, फिर उसने जाके बुकर प्राइज जीता। तो वही चीज है कि कैसे ग्लोबल रीजनल लिटरेचर कैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाके अच्छा कर रहा है, कल्चरल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है।
तो ये सब चीजें आप यहाँ इस वाली बुक के थ्रू दिखा सकते हैं कि कैसे रीजनल बुक जाके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अच्छा परफॉर्म करती है, बुकर प्राइज जीतती है। तो ये बहुत अच्छी एक इंस्पिरेशन भी एक तरह से स्टोरी है। ऐसे करके आप लिटरेचर का पावर दिखा सकते हैं। तो बाकी ठीक है, करंट अफेयर्स है, यू कैन गो थ्रू दैट। फ्यूचर में वही एआई टूल्स, वर्चुअल रियलिटी, ग्लोबल क्लासिक, लिटरेचर रिवाइवल, ये सब चीजें रहेंगी। कोटेशंस हैं यहाँ पे बहुत सारी, तो 2-3 खास खास पढ़ लो, याद रहेगा। बुक्स आर द कैरियर्स ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक, किताबें किताबें नहीं होती हैं, किताबें सिविलाइजेशन का कैरियर होती हैं। तो देखो एक और चीज है कि कोटेशन यूज करने का तरीका क्या होता है। कोटेशन यूज करने का 3 तरीके होते हैं। ठीक, 3 तरीके होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से यूज करना। एक होता है कि आपने ऐसे इन्वर्टेड कॉमा लगाया और पूरी लाइन लिख दी, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, बंद किया, है ना, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिख दिया तुमने बुक ऑथर का नाम, है ना, ऑथर का नाम लिख के कि ये वाली चीज मतलब किसने बोली है, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। लिखा, उसके बाद अपना कंटिन्यू किया वे ऑफ राइटिंग। तो ये हो गया एक सीधी लाइफ, है ना, स्ट्रेट लाइफ, या बोलिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें आप लिख सकते हैं। दूसरा क्या होता है तरीका कि आप इसको डायरेक्ट स्पीच में ना लिख के इनडायरेक्ट में लिखो। तो ऐसे लिख सकते हो एज पर बारबरा, और पूरा भी नहीं लिखना होता। जब आप इनडायरेक्ट में लिख रहे हो तो ये पूरा कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये ऐसे लिख सकते हो एज पर बारबरा बुक्स आर द कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन। एक सिंपल सी लाइन लिख दी एज पर बारबरा। तो जब वो इनडायरेक्ट में लिख रहे हो आप, तो आपके पास ऑप्शन है थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख दो एज पर द बारबरा बुक्स आर द कैरियर ऑफ सिविलाइजेशन, विदाउट बुक्स हिस्ट्री इज साइलेंट, लिटरेचर इज डम्ब एंड साइंस क्रिपल्ड। ठीक, तो ये इनका कोटेशन है, एज पर बराबर इन्होंने ये चीजें हैं ऐसे करके लिख दिया। तो दैट इज नंबर 2, वे ऑफ राइटिंग, एक डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। तीसरा क्या होता है, तीसरा इज बहुत इनोवेटिव चीज है। वो कैसे होती है कि अब आपने पढ़े कितने, मान लीजिए आपने पढ़े 15 कोट, 15 कोटेशंस पढ़े। अब 15 कोटेशन है, 7 पेजेस है, हर पेज में 2-2 कोटेशन तो नहीं यूज करोगे, करेक्ट, इतना तो कोटेशन नहीं यूज करोगे तो बहुत ओवरडू हो जाएगा। तो आइडियली क्या होता है कि पूरे हिस्से में 2 या 3 कोटेशन मैक्सिमम यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर पन्ने में 2-2 कोटेशन, 1-1 कोटेशन है, इतना नहीं, मैक्सिमम 3 to 4, 3, 4, 5, इससे 5 भी बहुत हो गया, 3-4 बहुत है, 3 से 4 मुश्किल से 2-3 भी चल जाता है। ठीक, बट ऐसा बिल्कुल जीरो नहीं करना है, 1-2 तो आपको लिखना ही लिखना है। 0 इज बैड, ऑप्टिमम नंबर इज 2 to 3 और 4। आपने लिख दिया ये 3-4, बाकी कोटेशंस को आपको क्या करना है कि एज ए नॉर्मल सेंटेंस यूज करो। ये बताओ कि मैं लिख रहा हूं, वे ऑफ राइटिंग। अब यहां पे ये मुंशी प्रेमचंद में काट दो, सीधे लिखो लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। ठीक, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी लिख के तुम, एक अच्छी सी लाइन है, इसको एज ए गुड लाइन की तरह यूज करो। यूज दिस कोटेशन एज ए गुड लाइन, है ना। और ये बहुत अच्छे से लिखी होती हैं, जो लाइनें होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आपकी लिखने की जो लेखन शैली है उसको काफी अच्छा कर देंगे। तो कोटेशंस को आप ऐसे कोटेशन की तरह यूज ना करके आप एज ए लाइन की तरह यूज करो। एवरी पोएम मस्ट स्पीक ऑफ फ्रीडम, तो सिंपली आप इसको ऐसे लाइन बना के लिखते चले जाओ। लिटरेचर शुड वर्क एंड एवरी पोएम मस्ट स्पीक ऑफ फ्रीडम, ऐसे करके आप सीधे सेंटेंस बना दो और अंडरलाइन कर दो। तो इट्स नॉट लाइक, ये नहीं लगेगा कि कोट है, ऐसा लगेगा कि इट्स ए गुड लाइन। ठीक, साहित्य वही है जो समाज को जगाए, उसकी संवेदनाओं को जगाए। ठीक, तो वही चीज है। तो इसको आप कोटेशन के साथ सीधे लिख दो, एज ए गुड लाइन यूज कर लो। तो ये जो 15 गुड लाइन, 15 में 3-4 आपने कोटेशन यूज किया और बाकी 10 गुड लाइन्स आपने इससे में अगर यूज कर ली एज ए पैराग्राफ के बीच में से रनिंग में ही लिख लिया, ऐसा बनाया कि मैंने लिखा है, मैंने बोला है अपनी तरफ से, तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपकी लाइनें बहुत अच्छी, जैसे वो होते हैं ना पंच होता है ना, जैसे कि बोलते हैं कि एक 1 लाइनर होते हैं, पंच होते हैं जो बहुत इंप्रेस कर देते हैं। तो ये सब वही पंच है, 1 लाइनर है। आप सीधे ऐसे यूज करो इसको, है ना। तो कहीं पे लिखना है कि मतलब टू डिस्ट्रॉय पीपल यू मस्ट फर्स्ट डिस्ट्रॉय देयर बुक्स, तो ऐसे करके आप सीधे यूज कर लो। तो ऐसे करके कोटेशन 15 यूज करो, 2-3-4 को एज ए कोटेशन यूज करो, बाकी को वर्ड लाइन यूज करो। सो दैट्स हाउ यू शुड यूज। ठीक, आते आगे डिफरेंसेस। हाँ, प्रवीण का कोई डाउट है? प्रवीण, मैं इतना फ्लो में बोलता चला गया, थोड़ा पॉज ले लेते हैं।
1 घंटे की क्लास थी, मुझे लगता है 1 घंटे तो मैं नॉन स्टॉप बोल गया। माइक ऑफ, किसका माइक ऑफ है? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, आपका माइक ऑफ है, 1 मिनट 1 मिनट। अरे मैं, मेरे को डरा दिया तुमने कि मेरा माइक ऑफ है, मैं कहूँ इतनी कहानी सुना दी रामायण, पता चला कि माइक ही ऑफ हो गया बीच में। हाँ, सबको तो सुनाई दे रहा है, सभी का है। ठीक है, ओके, सबको सुनाई दे रहा है। ऑलराइट, तो यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक लिटरेचर का समझ में आया यहां तक? ओके। मुझे मुझे गूगल मीट में एक नई चीज पता चली कि जब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो स्क्रीन शेयरिंग को मतलब अगर उसको हटाना है मुझे, तो क्या होता था, मैं एग्जिट करके वापस से शेयर करता था। इसमें एक ऑप्शन होता है, पॉज भी कर सकते हो। तो अगर मैं पॉज करूंगा स्क्रीन को, तो वो पॉज भी हो जाती है। ठीक है, तो राइट, अभी यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो गया, समझ आ गया? आगे बढ़े। एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ आइडिया आपको लग गया कि कैसे ये क्या क्या चीजें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट, फिर वे फॉरवर्ड लिख दो, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने बताया जैसे कि आप आराम से अलग अलग तरीके होते हैं कि या तो कोटेशन से याद करो, क्लोज करो, या फिर श्लोका से क्लोज करो, या फिर मतलब पैराग्राफ से। तो एज ए सेट की बेस्ट वे रहेगा कि आप दोनों को मिक्स करके करो, है ना। आप एक पैराग्राफ तो लिख ही दो सब में, ठीक है, एक पैराग्राफ तो लिख ही दो सब में। अब उसके बाद पैराग्राफ के बाद में क्या आना है, वो चीज मैटर करेगा। वो उस चीज में आप वेराइटी लेके आओ अलग अलग में। तो जैसे आपने यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन का पैराग्राफ लिख दिया, अब उसके बाद में ऐसे पैराग्राफ लिख के छोड़ना नहीं है। आपको ये नहीं लिख रहा कि सिविलाइजेशन इनटू लैंग्वेज ऑफ ह्यूमैनिटी, यहां पे लिख के नहीं छोड़ना है। उसके बाद में सीधे एक श्लोका चिपका देना है, कोई भी श्लोका जो भी है वो श्लोका चिपका दो यहाँ पे। जैसे कि जैसे लिखा है, सागर संसार सागरम तीतवरा भावाम बोधि समुत्तमा। तो इसका मतलब है कि थ्रू विजडम वन क्रॉसेज द ओशन ऑफ लाइफ। ये किसने, कालिदास जी ने लिखा है कि थ्रू विजडम या थ्रू लिटरेचर वन क्रॉसेज द ओशन ऑफ लाइफ। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये सीधे इतना बस उठा के लिख दिया यहाँ पे नीचे, उसको लिख के छोड़ दिया फिर उतना। तो एंड में एक कंक्लूजन कोट आ गया, तो वो हो गया। एक में आप कोटेशन से एंड कर दो, मतलब इसमें श्लोका से एंड कर दो। एक में कोई कोटेशन लिख के छोड़ दो आखिरी में, है ना। अंत में बिल्कुल नंबर देने वाली चीज होती है, तो वहां पे वो लिख लो। या फिर किसी में एंड में पोयम लिख दो, एक में पोयम लिख दो आखिरी में। पोयम का मतलब कि 3-4 लाइन बस, बहुत, या फिर 2 लाइन भी चल जाती हैं। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जो भी है पोयम की छोटी लिख दो, हिंदी इंग्लिश दोनों भी चलेगी, उनको लिख दो। या फिर किसी एक में श्लोका लिख दो और एक में कोटेशन लिख दो, ऐसे करके एंड में। तो वो मतलब कंक्लूजन के लिए क्यों एफर्ट करना चाहिए, मैंने बताया था कि नंबर कंक्लूजन को पढ़ने के बाद ही मिलते हैं। ठीक, पूरा आंसर पढ़ने के बाद में, कंक्लूजन के बाद ही नंबर मिलते हैं। तो कंक्लूजन आपके पास ऊपर कितना भी रायता फैलाया हो, कंक्लूजन अच्छा है आपका, तो आपका मतलब रायता समेटने का आखिरी मौका होता है कंक्लूजन में। ऐसा नहीं कि आपने बस 2 लाइन का कंक्लूजन लिख के कुछ भी छोड़ दिया, तो वो बहुत ही मतलब ऐसे हरी टाइप का अगर आप लिखेंगे, भागा दौड़ी वाला, सिंपल सिंपल, तो फिर आप एक मौका गंवा रहे हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक मौका होता है शुरुआत में इंप्रेस करने का और आखिरी में नंबर लेने का। ठीक, तो नंबर लेने के टाइम पे कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखो, बढ़िया से करके। और उससे क्या होगा कि उसमें आप यहाँ पे मेहनत करो कि पैराग्राफ भी लिखो और जो भी एडिशनल चीज है वो लिख दो। तो दैट्स ऑल, ऐसे करके आप यहाँ पे यूज करिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है कल्चर। प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा, प्रवीण कुमार, प्रवीण का कोई डाउट है, कुछ बोलना चाह रहे हैं प्रवीण? हाँ, क्वेश्चन ये है कि
कैन कोट यूज एज ए हेडिंग, खाली लिटरेचर में 3-4 कोट यूज करना सही है या फिर सारे हिस्से में 3-4? नहीं नहीं, एक हिस्से में 2 से 3 कोट, है ना, ऐसे करके एक हिस्से में 2 से 3 ऐसे, ठीक, ना कि तीनों में नहीं, तीनों में तो अलग अलग रहेगा, तीनों में मतलब 6 टोटल, इन्हें पर्टिकुलर एक में 2 से 3। और 2 से 3 में एक और खास चीज ये देखनी है आपको, अगर आपने शुरुआत में कोटेशन से कर दिया तो एंड मत करिए, जो इंट्रो होगा उसका बिल्कुल अपोजिट वाला कंक्लूजन होगा। शुरुआत में पोएम लिख दिया तो एंड में पोएम मत लिखो, एंड में पैराग्राफ है स्लो का लिखो। शुरुआत में मतलब कोट से स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, तो एंड में पोएम लिख दो, ऐसे करके आपको स्विच करना है, जो शुरुआत में है वो बाद में नहीं, बाद में वो वैसे नहीं, ठीक। और अक्रॉस द चीजें रिपीट मत करो, ना पॉइंट्स रिपीट करो, ना कोटेशन रिपीट करो, ना एग्जाम्पल रिपीट करो। मलाला का आपने एक में लिख दिया तो ये नहीं कि यूसुफ मलाला बार बार लिखते जाओ तीनों में, वैसा नहीं, फिर कुछ और का नाम लिखो, इतने सारे नाम, इतने सारे एग्जाम्पल है। रेपिटेशन इज नॉट गुड, है ना, नहीं, अवॉइड करना चाहिए। ओह अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये चीज बोल रहे हो तुम कि आप लोग माइक ऑन नहीं कर पाते हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ था कि ये लाइब्रेरी का है तो इसमें मैंने अलाउ हटा दिया था, क्योंकि लोग बीच बार बार, अभी मैंने ऑन कर दिया माइक, ठीक है। अभी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, आप पूछिए। प्रवीण अनम्यूट करके देखिए, हो रहा है? मेरा वही क्वेश्चन था जो पर मैं आपने जवाब दे दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ, किसी का डाउट? कुछ लिटरेचर टॉपिक कवर हो गया? तो सर मेरा एक क्वेश्चन, हाँ सर जैसे मैंने तीनों सेक्शन से सर एक एक ऐसे उठा के और उस पर सर मैं अच्छे से काम कर रही हूँ, बट सर कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं एक कर मतलब हर सेक्शन से एक करना ठीक नहीं है, उसमें दो दो करके चलिए, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो एक एक क्यों लेके चल रहे हैं? मैंने अभी पहली शुरुआत में पहली चीज तो वही बताई थी ना, आपने सुना था, मैंने एक बताया था कि एक डिफिकल्ट आया तो क्या करेंगे आप थे उस समय? नहीं सर, नहीं सर, बट लिटरेचर से तो सर आना ही आना है, अगर मैंने लिटरेचर तैयार किया है, देखो मैं तो बताता हूँ, लिटरेचर तो जी सर। तो जैसे क्या होता है कि 3 हर टॉपिक से एक एक आएगा, है ना, एक एक एक। अब कई बार क्या होता है ना कि कुछ आते हैं इससे जेनरिक टाइप के, मतलब लिटरेचर एंड मॉरल वैल्यू सीधे पूछ लिया, ठीक। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही घुस के डीप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, जैसे कि सोशल में पूछा था ओल्ड एज वाला, है ना, ओल्ड एज वाले के उस वाले टॉपिक के ऊपर ही 7 पेज लिखना काफी मुश्किल है। तो इस तरह से बहुत ही स्पेसिफिक अगर कुछ पूछ लिया तो लिखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप एक के भरोसे मत चलिए कि मैंने लिटरेचर अच्छे तैयार कर लिया है, मान लो बहुत ही कठिन पूछ लिया कुछ लिटरेचर में, अभी तो पीवाईक्यूज इजी थे वैसे, देखा था हमने जो, बट मान लीजिए कुछ बिल्कुल डिफरेंट पूछ ले, ऐसे न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंट लिटरेचर, जो 2022 में क्वेश्चन आया था, न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सीलेंट लिटरेचर, इसको लिखना कठिन है, आप इसमें कैसे लिखेंगे 7 पेजेस? स्टैंडर्ड बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा है, नए स्टैंडर्ड के बारे में बात करनी है, रोल और ये सब बारे में नहीं बात करना है, स्टैंडर्ड के बारे में, है ना। तो वही चीज है कि जब टॉपिक बहुत स्पेसिफिक, न्यू वुमेन पूछा था तो उसमें नॉर्मल वुमेन का लिखोगे तो कट जाएगा नंबर, तो जब टॉपिक बहुत ही स्पेसिफिक आ जाए तो फिर लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको सारे टॉपिक्स का कुछ ना कुछ अच्छे से रेडी करके जाओ, है ना, और जो एटलीस्ट 2 का तो बिल्कुल अच्छे से फिंगर टिप्स पे की, इस दोनों के तो कोई भी आया तो मैं कर लूंगी, ठीक, वो चीज रेडी करो। और एक और चीज होती है जो मैंने बताया था कि जैसे कि मान लो एजुकेशन पूछा गया, एक क्वेश्चन है एजुकेशन का या वुमेन का, दूसरा है लिटरेचर का, तो लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, वुमेन या लिटरेचर पे जाएंगे, मतलब वुमेन पे या फिर एजुकेशन पे जाएंगे, सभी को वुमेन ही पसंद है, मतलब इधर सोशल वाला ही सब लिखेंगे, इजी पड़ता है वो, है ना। तो अगर आपको दोनों चीज तैयार है ना तो आप सोशल को अवॉइड करके लिटरेचर पे कर सकते हैं, रोड लेस टेकन वाला, मतलब आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, आपको थोड़ा सा दूसरा डिफरेंट टॉपिक चूज कर सकते हैं जो आपका तैयार है, उसका उससे भी अच्छा एडवांटेज मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको 2 या 3 को पढ़ के जाइए, सिलेबस पूरा पढ़िए, 9 के 9 टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक, और 9 को अच्छे से पढ़ के जाओ, उसमें ही डिसाइड कर लो कि एटलीस्ट 2 सब में अच्छे से तैयार हो।
ऐसे। ओके सर, चलो सर, ठीक है सर। रिस्क लेके नहीं जाना चाहिए कि पता चला सोशली तैयार करके गए थे और एकदम से बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ लिया, फिर समझ नहीं आ रहा क्या लिखेंगे उसमें, तो वैसे नहीं। ओके, और किसी का डाउट कुछ? ओके, फटाफट एक कल्चर देख लेते हैं, है ना। सो एटलीस्ट कल्चर का खत्म कर लेते हैं आज, और फिर हम कुछ कुछ पॉइंटर्स डिस्कस कर लेंगे आज का पेपर का। कल्चर में भी एनेक्डोट्स। देखो क्या था, ये एक कहानी है, जैसे कि मतलब 2 लाइनें हैं कि वंस ए ग्रैंड मदर्स रेसिपी डाइड विद हर। दादी जी थी, दादी को जो कुछ आता था, उन्होंने, दादी को आता था मान लीजिए कुछ बनाना, कि मिठौरी बनानी आती थी, या फिर कोई अलग से तरह से क्या बोलते हैं कोफ्ता बनाना आता था, लेकिन जब वो गई तो, या तो कई बार तो होता है ना बहू को सिखा देते हैं, सबको सिखा देते हैं, कई बार नहीं सिखाते हैं, या फिर मतलब वो भी नहीं रही तो क्या होता है उनके साथ ही मतलब वो रेसिपी चली जाती है, या फिर कोई भी नॉलेज है वो चला जाता है। लेकिन क्या हुआ कि जब यूट्यूब आ गया तो लोगों ने मतलब यूट्यूब बना पे अगर आपने वीडियो बना के डाल दिया तो वो जो रेसिपी होती है वो लिव्स फॉर एवर। टुडे द सेम रेसिपी लिव्स फॉर एवर ऑन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, ऐसे करके। तो दिस इज द कल्चर, कैसे कल्चर चेंज हो रहा है। दिस शिफ्ट फ्रॉम ओरल मेमोरी टू ए डिजिटल इमोर्टली शोज दैट हाउ लिटरेचर एंड कल्चर अडेप्ट। ये एडेप्टेबिलिटी दिखाता है कि कैसे नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि कल्चर में क्या आता है कि खाना बनाना, कुकिंग, कुजीन एक पार्ट होता है कल्चर का। तो कल्चर तो ऐसे एक विलेज वाला चैनल है, विलेज कुकिंग वाला, वो जंगल में जाके खूब सारा खाना बनाते हैं, उसमें कुछ 20-30 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वो जाके क्या करते हैं, बड़े बड़े भगोने में रख के कुछ काटते रहते हैं, कुकिंग करते रहते हैं, और वो शायद हिंदी बोलते भी नहीं है, वो तमिल उमिल बोलते हैं। तो वो मतलब काफी मतलब 20-20 मिलियन फॉलोवर्स हैं उसके। तो ये चीज है, मतलब कैसे वो कल्चर प्रिजर्व हो रहा है थ्रू द सोशल मीडिया। ऐसे करके डिजिटाइजेशन वाला कोई टॉपिक आए तो वहां पे ये वाला यूज कर सकते हैं। फिर हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर या फिर कोई भी हिंदी का, मैंने खुद ही दिए हुए हैं बहुत सारे हिंदी के कोटेशन दे रखे हैं ना इसमें बुक में, तो आप बिल्कुल यूज करो। खाली आप उसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना ये सब, जो भरा नहीं है भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, है ना। स्वदेश का प्यार नहीं है तो वो रसधार नहीं। तो ये एक पोएम है मैथिली सरगुप्त की। तो यही चीज है कि मतलब इसको आपको लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से, पेट्रियटिज्म में, नेशनलिज्म में, इन सब में लिख सकते हैं। लिखने का तरीका डिफरेंट होता है, आप ये देवनागरी नहीं यूज करके इंग्लिश में यूज करते हैं। तो जो भरा है ना, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं, ऐसे लिखिए, जो भरा नहीं करके ब्रैकेट में, और उसके बाद एक्सप्लेन कर दो नीचे थोड़ा सा शॉर्ट में कि एबो लाइन्स डिपिक्ट्स और एबो लाइन्स एक्सप्लेन्स द पैट्रियटिज्म एंड लव फॉर द नेशन, ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका एडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब भी चल जाता है, क्योंकि यूपी में है तो यूपी के लोग ही कॉपी चेक करेंगे, तो हिंदी आती है उनको मोस्टली। यूपीएससी होता है ना, तो अगर यूपीएससी होता तो उसमें बहुत ही ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि मान लो तमिलनाडु का कोई इवेल्युएटर है, उसको बिल्कुल नहीं आती है हिंदी, तो वो कैसे पढ़ पाएगा, फिर संस्कृत नहीं आती है तो फिर तमिलनाडु वालों को तो वैसे भी नहीं आती हिंदी, वो पढ़ते ही नहीं है तो उनको बिल्कुल नहीं आती। तो उसमें अगर आपने ऐसे जो भरा लिख दिया तो समझ ही नहीं पाएगा until unless you explain down। बट यूपी में एडवांटेज है, तो आप इसको ऐसे लिखो, इस वाली देवनागरी में ना लिख के ऐसे लिखो, है ना, इंग्लिश में, और फिर नीचे एक ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर दो। ऐसे करके आप हिंदी लिटरेचर, हिंदी कोटेशंस को आराम से यूज कर सकते हैं। कबीरदास जी के दोहे होते हैं, अच्छे से यूज करिए, है ना। ओके, सो विल सी फॉर द कल्चर फटाफट। तो कल्चर थ्रू हार्मोनी, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है कि कैसे एक मुस्लिम गर्ल होती है जो होली में कलर बनाती है, गुलाल बनाती है। ये भी एक सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि एक मुस्लिम गर्ल होती है, वो बैंगल्स की शॉप टाइप की रहती है, उसमें वो गुलाल के ऐसे वो बनाया करती है भर भर के, कि इसमें से फेंको तो गुलाल निकलता है, तो उस टाइप का। तो वो बनाया करती थी पाउडर, वो भी हैंडमेड, मतलब ऑर्गेनिक टाइप का गुलाल रहता है वो, विदाउट केमिकल्स, तो उस तरह का रहता है, केमिकल फ्री। तो
ये मतलब सोशल मीडिया में था, तो उससे एक कहानी बना के आप यहाँ पे एनेक्डोट लिख सकते हैं। सोशल मीडिया पे जो रील्स चलती हैं ना, उनका एनेक्डोट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि पक्का ना पक्का वो बंदा मतलब जो पढ़ने वाला है वो भी सोशल मीडिया यूज ही करता है। तो जो ट्रेंडिंग रील्स हैं तो उसकी भी कहीं ना कहीं फीड में आती हैं, या तो यूट्यूब पे देख लेगा वो चीज़ को, या तो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे देखेगा वो। तो जो चीज़ वो लोग देखे रहते हैं उससे कनेक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है कि हाँ ये तो मैंने देखा है, और मुझे नहीं पता था ये एज ए स्टोरी यूज हो सकता है ऐसे इससे में, है ना। तो इसलिए करंट अफेयर्स प्रीफर किया जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं। अब जैसे वुमेन ने वर्ल्ड कप जीता, तो ये सबको पता है, उसको भी पता है पढ़ने वाले को। तो वो जब इस कॉन्टेक्स्ट में देखेगा उस चीज को तो खुश हो जाएगा कि हाँ मेरे को पता है ये। और रैंडमली कुछ भी लेके आ गए, मतलब अफ्रीका में ये हुआ था कोने में, तो वो डाउट में आ जाता है पता नहीं हुआ भी है कि नहीं है, और हुआ है नहीं है ठीक है चलो दे देते हैं नंबर, उस टाइप का आ जाता है। और जो खुद को पता रहता है कि हाँ ये तो मुझे पता है ये चीज सही है, तो ऐसे। तो जो वायरल रील्स होती हैं जो करंट अफेयर्स में रहता है न्यूज में, उसका बनाना इंट्रोडक्शन एनेक्डोट काफी अच्छा होता है, ठीक। तो दिस वन देन, या फिर कोई मूवी आ जाए तो मूवी का बना दो वहां से लेके एनेक्डोट, या फिर कोई बुक्स है तो वहां से बना दो। कल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ कैरेक्टर, ये कलाम जी की स्टोरी है, यहाँ से लिख सकते हैं। कंटेंटरी कीवर्ड्स, कल्चरल कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, कल्चरल कैपिटल। कॉमोडिफिकेशन ऑफ कल्चर, ये भी अच्छा कीवर्ड है। ग्लोबलाइजेशन, क्रिएटर इकोनॉमी, ये सब यूज कर सकते हैं। फिर रिलेटेड डेटा है, डेटा आप देख लेना। सेलिएंट फीचर्स अलग अलग है एग्जाम्पल के साथ में, वो भी आप देख लेना। इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कल्चर को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। अर्बनाइजेशन कैसे कर रहा है, फिर पॉजिटिव निगेटिव। फिर एआई और कल्चर, एआई और लिटरेचर देखा था, एआई का कल्चर पे क्या फर्क पड़ता है। लिटरेचर के पॉइंट्स अलग हैं, कल्चर के पॉइंट्स अलग हैं। टॉपिक भले ही साथ में दिया लिटरेचर एंड कल्चर, और लिटरेचर का कंटेंट बिल्कुल अलग है, कल्चर का बिल्कुल अलग है, इसीलिए मैंने इनको दो बाइफर्केशन में अलग अलग लिखा हुआ है। तो कल्चर का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो इस वाली लैंग्वेज में इन पॉइंट्स को आपको लिखना है, ठीक। लिटरेचर वाले पॉइंट्स में ही, कल्चर के क्वेश्चन में लिटरेचर नहीं भर देना है, कल्चर बिल्कुल अलग है, ठीक है। लिटरेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर, बट मतलब कल्चर के में सब कुछ इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग द लिटरेचर। थ्रेड्स लिख दिया। फ्यूचर ऑफ कल्चर ये भी लिख देना, वीआर, मेटावर्स, ये सब चीजें। करंट अफेयर्स, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी सिटी किया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, तो ये वाला भी यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन वाला, है ना। हर एक जिला से एक एक खाने का आइटम निकलेगा। तो यहाँ क्रिएटिव इकोनॉमी, रंग महोत्सव, डिजिटल लाइब्रेरी, मराठा लैंडस्केप्स, तो ये सब करके आप यहाँ पे करंट अफेयर्स गो थ्रू। तो कुल मिला के आपको इससे के लिए अलग अलग कहीं पे डेटा अलग ढूंढना नहीं है, करंट अफेयर्स अलग नहीं ढूंढना है, कोटेशन अलग नहीं ढूंढना है, एनेक्डोट कहानियां नहीं ढूंढनी है, बार बार चैट जीपीटी में नहीं घुसना है कि चैट जीपीटी में जाके क्या होता है कि जब किसी के क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है कि जैसे कि वो बंदर के हाथ में शीशा ऐसा कुछ रहता है कि मतलब अगर कोई लेस नोन पर्सन को कोई ताकत दे दो ना तो उसको मिसयूज करता है, बहुत यूज नहीं कर पाता है सही चीज को। तो अगर आज सही चीज को सही तरीके से यूज करने के लिए भी काफी इंटेलेक्चुअल चाहिए खुद पे कंट्रोल करने के लिए। तो वो होता है कि अगर चैट जीपीटी सबके हाथ में है तो लोग क्या करते हैं ना, पोएम पे पोएम ढूंढते चले जा रहे हैं, 10-20 पोएम इकट्ठा कर ली, नोट्स बनाए जा रहे हैं 20 पोएम के, फिर क्या होता है याद एक भी नहीं होती एग्जाम में। और फिर या फिर उन 20 में वो लिख के वो आते हैं जो बिल्कुल खराब होती है, जो अच्छी वाली होती है उनको ये चूज नहीं कर पाते कौन सी अच्छी कौन सी खराब है। कोटेशन हैं तो 100 कोटेशन, चैट जीपीटी क्या है, वो तो एआई टूल है, राइट, वो तो कुछ भी दे देगा, मतलब आप 100 मांगोगे तो 100 दे देगा, उसका कोई एंड नहीं। लेकिन आपको कितना याद रख पाते हैं, कितना रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, वो बहुत जरूरी चीज है। कंटेंट का ओवरफ्लो बहुत है, खासकर ये जब से एआई आया हुआ है तो हर टॉपिक के आपको बहुत एंडलेस कंटेंट है, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करके चलना पड़ेगा। बहुत जरूरी जो चीज है उसी को लो, और ऐसी चीज लो जो आप बिल्कुल याद करके यूज कर पाओ। तो ये जो बाउंड्री है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी है अभी। तो उसको कभी भी एज ए वैल्यू एडिशन यूज करो, एज ए एनरिचमेंट यूज करो, ना कि एज ए बेस ऑफ कंटेंट। तो जो इतना लिखा हुआ है 50 पेज है, मतलब 30 पेज, इसको अच्छे से तैयार कर लो। इसमें आपको कुछ लगे कि ऐड ऑन करना है तो उसी में चैट जीपीटी या गूगल कहीं भी जाके ऐड ऑन कर लो, ठीक है। बट बहुत ज्यादा ओवरडू मत करो, जितना लिखा है मैंने बहुत ही ऑप्टिमम लिखा है, इतना मोर देन सफिशिएंट है,
इसको ही याद करके रिप्लिकेट कर लो तो आपका इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो करंट अफेयर्स भी यहां पे आ गया, फिर स्कीम्स भी यहां पे आ गई मेन, और उसका सक्सेस स्टोरीज, हाँ बुक रेफरेंस और सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज, ये लोग लिखना भूल जाते हैं। कोटेशन तो सबको याद है कि लिखना है तो लिख लेते हैं, डेटा सब लोग लिख देते हैं, एग्जाम्पल सब लोग लिखते हैं, सक्सेस स्टोरीज या केस स्टडीज नहीं लिखते हैं। वो गलती आप मत करो, तो वो आप बिल्कुल लिखो, एज ए केस स्टडी करके लिखो, है ना। केस स्टडी, व्हाट इज केस स्टडी और व्हाट इज सक्सेस स्टोरी, मतलब जो होता है, तो केस स्टडी इज नथिंग बट ए इलोबरेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, आप एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल में खाली उसका हेडिंग देते हैं कि मान लीजिए कि सेल्फ सस्टेनेबल विलेज है, तो सेल्फ सस्टेनेबल विलेज है तो एग्जाम्पल रालेगन सिद्धि, है ना, रालेगन सिद्धि जो अन्ना हजारे का गांव था, उसका एग्जाम्पल आपने लिख दिया, तो रालेगन सिद्धि इज एग्जाम्पल फॉर सेल्फ सस्टेनेबल विलेज। तो ये होगा छोटा। अब इसको अगर केस स्टडी बनाना है कि कैसे एक विलेज सस्टेनेबल हुआ, तो केस स्टडी बेसिकली होता है डिटेल एनालिसिस। तो आपको केस स्टडी में क्या लिखना होता है, 3-4 चीजें ऐड में लिखनी होती हैं। तो केस स्टडी में क्या लिखना होता है, नंबर 1 की बिफोर कंडीशन, फिर एक होता है फिर एक्शन टेकन, है ना, एक्शन टेकन, पहले क्या प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ा सा 1-2 लाइन में लिखना है कि मान लीजिए पहले पानी नहीं आता था, पहले सूखा पड़ता था, है ना, और गांव में बिजली नहीं आती थी, ये सब पहले की प्रॉब्लम थी। फिर क्या किया उन लोगों ने, बांध बना दिए, सोलर लाइट का यूज किया, सारे जो चेक डैम्स बना दिए, वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट किया, सब कुछ एक्शन किया। तो ये एक्शन टेकन लिखिए एक दूसरी लाइन में। फिर अगली लाइन में लिखेंगे आफ्टर या रिजल्ट, है ना, आफ्टर रिजल्ट। तो आफ्टर रिजल्ट में क्या हुआ कि ये सब जब चेक डैम्स बनाया, वाटर कंजर्व किया, ये क्या हुआ कि अगले 10 सालों में वाटर लेवल काफी बढ़ गया, विलेज का जो बिजली का बिल था वो डाउन हो गया, बिजली आ गई, गांव खुशहाल हो गया, सब हर गांव में सबकी जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ गई, है ना, सब खुशहाली आ गई। तो ये इंपैक्ट, तो ये तीनों चीजों को आपको लिखना होता है केस स्टडी में। इट्स जस्ट एग्जाम्पल बट इट्स एनालिसिस, बिफोर, एक्शन टेकन और सॉल्यूशन, इन तीनों को लिखना है। तो आपके हर हिस्से में एटलीस्ट एक केस स्टडी जरूर होनी चाहिए। एक केस स्टडी आप कोई भी उठा लो, मान लो कि इंडियन वुमेन का उठा लिया, जो वुमेन का क्वेश्चन आया, तो आप अगर आप वुमेन वर्ल्ड कप जीती तो उसको इनिडेट में अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप उसको ऐसे लिख दीजिए, कैसे शुरुआत में 3-4 मैचेस हारे, उसके बाद में उन्होंने वापस से क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन किया, वापस से चीजें करी, कोच की ने काफी हेल्प करी, मोटिवेट किया, सब कुछ करके फिर वैसे कितना एडवर्सिटी में जाके भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया, मेहनत नहीं खोया, पेशेंस नहीं खोया, फिर लगातार वो जीत के वर्ल्ड कप जीत के लाई। तो ये बिफोर, फिर एक्शन टेकन, सॉल्यूशन, तीनों मिल गया तो ये केस स्टडी हो गई। एक पैराग्राफ में केस स्टडी लिख दो, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वो इंडियन वुमेन टीम, ऐसे करके फिर उसको अच्छे से लिखो। रनिंग एग्जांपल नहीं लिखने सारे, 1 या 2 केस स्टडी वो अच्छे से डिटेल में लिखो, डेप्थ में समझाओ उसको, है ना। तो ये एक होता है केस स्टडी लिखने का तरीका, और वो एक केस स्टडी हर सब हिस्से में होना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, कोई पूछ रहा था यहाँ पे, प्रवीण समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, केस स्टडी वाला पॉइंट। हम लोग क्या करते हैं गलती की, सब रनिंग रेफरेंसेस एग्जांपल लिखते चले जाते हैं, वो भी छोटा छोटा। एक एग्जांपल को इलेबोरेट करके अच्छे से केस स्टडी बना के लिखो, वो बहुत हेल्प करता है, ठीक है, क्योंकि वो आपका डेप्थ नॉलेज दिखाते हैं, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। हाँ प्रवीण बोलो। केस स्टडी बनाते हैं तो वही मैं पूछ रहा था कि ऐसे में 15 मार्क्स में जो होता है वो हम लोग कितना केस स्टडी कितने वर्ड्स का वो बना सकते हैं, किसमें ऐसे में, और 15 मार्क्स छोटे वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें, तो जैसे इससे होता है, तो इससे में तो आप एक पैराग्राफ, एक जैसे हमने बोला कि एक थीम का एक पैराग्राफ होता है, तो और हर पेज में आप कोशिश करो 3 पैराग्राफ बनाने की, तो छोटे छोटे 3 पैराग्राफ हर पेज में। अगर आपका फॉन्ट बड़ा, स्पेस बड़ा है तो 2 पैराग्राफ बना सकते हो, और 2 से 3, इससे ज्यादा नहीं। तो उनमें से एक पैराग्राफ चूज कर लो, 1 पैराग्राफ मतलब हाफ पेज या 1/3 पेज फॉर 1 केस स्टडी, इतना साइज होना चाहिए आपके हिस्से में। और उसमें कैसे यूज करते हैं, मतलब आंसर राइटिंग में कैसे यूज करते हैं, आंसर राइटिंग में जब हम 8 मार्कर या 12 मार्कर लिख रहे होते हैं तो वहां पे एक बॉक्स बना देते हैं, ऐसे बॉक्स बना देते हैं,
साइड में यहाँ लिख देते केस स्टडी, यहाँ लिख देते केस स्टडी, और यहाँ पे फिर छोटे छोटे पॉइंटर्स लिखते हैं। यहाँ पे कहानी नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं बिफोर ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, एक्शन टेकन ये लिया, और मतलब इफेक्ट लिख दिया, वहां पे भी शॉर्ट में लिख दिया। तो ऐसे करके 3 पॉइंट्स को, 3 एस्पेक्ट्स को केस स्टडी में बना के आपने बॉक्स में दिखा देना है। तो बेसिकली छोटा सा कीवर्ड यूज करके एज ए बॉक्स में बिल्कुल एकदम दिखना चाहिए कि हाँ केस स्टडी आपने लिखी है। इंटरनेशनल एग्जाम्पल, सक्सेस स्टोरीज, हमेशा ये सब बॉक्स में आना चाहिए, है ना, ये याद रखो। बीच में कहीं लिख देंगे पढ़ ही नहीं पाएगा। ये ऐसी चीजें हैं ना जो आपकी कॉपी को बिल्कुल अलग बनाएंगी, और इसको बिल्कुल बना के एकदम हाईलाइट कर देना है, ठीक है। इस चीज का भी प्रैक्टिस करो सर। तो केस स्टडी के मतलब केस स्टडी लिखेंगे उसमें शब्द या फिर रनिंग में ही लिखते जाएंगे? केस स्टडी लिखना जरूरी है क्या? मतलब हाँ, ऐसे बॉक्स बनाओ, ऐसे बॉक्स बनाया मान लो, है ना, ऐसे बॉक्स बनाया, तो ऐसे बॉक्स बनाया और फिर लिखा ऐसे केस स्टडी। उसको पता कैसे चलेगा पढ़ने वाले को ये केस स्टडी है? तो केस स्टडी लिखा, फिर यहाँ लिखा, और इसमें लिखा जाता है रालेगन, ऐसे लिख दिया रालेगन, है ना। तो रालेगन की केस स्टडी है बेसिकली, तो ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ पे पॉइंट्स फॉर्मेट में आ गए, तो अर्लियर लैक ऑफ वाटर, पोल्यूशन, लो पोल्यूशन लिखा, देन क्रिएटेड चेक डैम्स एक्सेट्रा, सेकेंड वाला। थर्ड पॉइंट में लिख दो इट रिड्यूस द इट इंक्रीज द वाटर लेवल, प्रिजर्व दिस वन, मेड सेल्फ सस्टेन विलेज। ऐसे करके काम खत्म। ऊपर केस स्टडी लिखा होना जरूरी है। सक्सेस स्टोरी एक हेडिंग है, ये दिखना है पूरा, है ना, ये चीज। और ये मतलब हाफ पेज से सर इसमें आएगा, हाफ पेज से यहाँ पे एक बॉक्स बनाओ, यहाँ पे आधे पेज से, और इधर अपना कंटेंट लिखते चले जाओ, जैसे मैप बनाते हो ना वैसे ही। हो गया, समझ आ गया? ये चीज आप लोग मिस करते हैं, आप लोग नहीं लिखते हैं, तो ये सब करिए। तो मैंने सोचा था आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे सिखाऊंगा, वैसे भी 25 दिन हो गए हैं, तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा चीजें ऐड ऑन करना है। अब एक ही जैसा मोनोटोनस आंसर नहीं लिखना है, थोड़ा गियर अप करेंगे। अभी आप लोग गियर नंबर 1 और 2 पे हैं, अब धीरे धीरे और भी अच्छा करेंगे। जब मतलब थोड़ा सा एडवांस जाते जाएंगे ना, कुछ 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें बहुत सारी वैल्यू एडिशन वाली चीजें हम करवा देंगे। तो वो मतलब इसलिए इससे हो या फिर आंसर राइटिंग हो, आपकी कॉपी बिल्कुल अलग ही दिखेगी पहले और आखिरी में, और आपका मतलब जो, और उसका एडवांटेज आपको मेंस में काफी अच्छा मिलेगा अगर आप वैसे ही लिख पाते हैं। इवन दो उससे भी मतलब काफी एवरेज में भी लिख पाते हैं, लेकिन वो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, तो वैल्यूएडिशन से बहुत अच्छा नंबर मिलता है, इनरिचमेंट से बहुत अच्छा नंबर मिलता है। जेनरिक पॉइंट आप ना भी लिखो तब भी चलेगा। एग्जाम्पल, डेटा, डायग्राम, मैप्स अच्छा बनाना सीख लिया, आपका मेंस नहीं रुकेगा, ये समझ लो, ठीक है। बहुत सारी ज्ञान की बातें। अभी कुछ लोग तो सोच रहे होंगे अरे ये तो हमको पहले से ही आता था। आता है कि आपने भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा, बट ये होता है कि हमको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको फ्रीक्वेंटली रिकॉल होना जरूरी है, रिमाइंडर जरूरी है। तो ये चीजें पता है, तो मैं एक चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, कल परसों में फिर आपको दिखूंगा कॉपी में। अगर नहीं लिखेंगे तो फिर मैं टोकूंगा, फिर मैं बोलूंगा क्यों नहीं लिखा, फिर जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे आपके पीछे पड़ा रहूंगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कहीं से हम लोग यूट्यूब वगैरह में बहुत जगह दे लेते, कोई टॉपर ने कुछ बोल दिया, मैंने ये किया वो किया, या कहीं आपने टॉपर कॉपी देखी है तो उसमें बना रहता है, लेकिन हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। तो वही पे काम मेंटर का या गाइड का आता है, जो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा होता है। वो देखता है कि मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, आपने वो डाली कि नहीं डाली। वो आपको पीछे पड़ा रहता है जब तक कि आप उसको इंप्लीमेंट ना कर लो, और वो चीज बहुत हेल्प करती है। आता तो हमको सब कुछ है, पता तो सब कुछ है, लेकिन कॉपी पे नहीं आता। तो तुम्हारे दिमाग से कॉपी तक जो लाने का जो इनर्शिया है, जो इश्यू है, वो उसके लिए कंसिस्टेंटली आपको पुश करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके डेली बोलना पड़ेगा, तब जाके वो आता है। ओके, चलिए फिर आज का ये हो गया कंटेंट साइड का वर्क। बाकी आप लोग ये बुक पढ़ लेना, है ना, काफी अच्छी बुक है, काफी चीजें मतलब बहुत चीजें कवर की गई हैं इसमें। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, जो भी चाहिए आपको कंटेंट, है ना, सब कुछ है इसमें। इसको अच्छे से याद कर लीजिए ना, ऐसे करके ये 1 यूनिट का है,
35 पेज ऐसे करके 120 का पेज का आएगा पूरा ऐसे का डॉक्यूमेंट। वो 100 पेज आपका मतलब पढ़िए कि 100 पेज 100 नंबर के ऊपर आपका आने वाला है। ठीक है, चलो फिर आज का हो गया। अब आते हैं जो मैंने टॉपिक दिया था मेन मुद्दे के ऊपर आज के क्वेश्चंस के सेक्शन में। तो लिख लिया आप सभी ने? डिकोड एसे वाली में तो मुझे कितने लोगों के, बहुत कम लोगों के, हाँ कुछ लोगों के एसे लिखे हैं। आप लोग लिखिए है ना, जो डिकोड एसे वाले प्रोग्राम में जो बच्चे हैं वो आप लोग अपने ग्रुप में लिख के भेज दीजिए एसेस, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तो इवेल्युएशन भी इंक्लूडेड है ना, तो आपको गारंटीड इवेल्युएशन आपके एसे का मिलेगा ही मिलेगा। तो आपके एसे मतलब जो डिकोड एसे वाले प्रोग्राम है उसमें तो 9 हर थीम का एक एसे, हर वीक में एक एसे लिखिए और हर टोटल 9 एसेस चेक होंगे। 9 डिफरेंट थीम के 9 एसे आपके इवेल्युएट होंगे अच्छे से और आपको उसमें सिखाया जाएगा। अगर आपने 9 एसेज मुझसे बैक टू बैक चेक करवा लिए तो मैंने पहले एसे में जो बताया दूसरे में वही चीज इंप्लीमेंट करवाना है, तीसरे में वही चीज इंप्लीमेंट करवाना है, तो ऐसे। और ये 9 एसेज जो होंगे ना वो मैं पर्सनली चेक करूंगा है ना, क्योंकि मैं जब काम डेलीगेट कर देता हूं या फिर जैसे बाकी कोचिंग वालों में क्वालिटी क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि वो किसी और को डेलीगेट करते हैं। वो नाम तो कोचिंग का है लेकिन जो कॉपी रियल में चेक कर रहा होता है वो मे बी आपसे भी जूनियर हो या आपसे फ्रेशर हो या उसको खुद समझना हो, वो खुद मेरी क्लास में आके सीख रहा है फिर जाके कॉपी एवेल्युएट कर रहा है वाजीराम में अभी मतलब सॉरी बड़े इंस्टीट्यूट में कहीं भी। तो वैसी चीज है कि चीजों को जो डेलीगेट करने में क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा, आई विल गो पर्सनली ऑन दिस और सारे 9 एसेस बैक टू बैक आपको चेक करूंगा और आई विल इंश्योर कि डे 1 पे जो मैं बोल रहा हूं दैट शुड गेट रिफ्लेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट एसेस। और जब आखिरी में आप लास्ट वाले में आए तब आपका एसे जो हो वो एकदम क्लोज टू परफेक्ट हो एकदम, है ना। वो इतना इंश्योर करवा दे कि मतलब पढ़ने वाले को एकदम आनंद आ जाए और आपको फुल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर मिले आपको उसमें। ठीक, तो दिस इज अबाउट दिस वन। तो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आज का टॉपिक था लाइफ ब्राइट। नाइस, बहुत अच्छा कोटेशन है कि ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक द स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। द कोट ब्रोड बाई अब्दुल कलाम सर। बहुत सही। और यहां पे ऐड कर दो स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट एंड सब्सिक्वेंटली नेशन प्रॉस्पर, ऐसे कर कुछ, बट ठीक है इतना भी चल जाएगा। बेसिकली ये नेशन वाला से कनेक्ट हो जाता है, बट ऑल राइट। जब ये वाला मेंस आया था ना जब ये वाला टॉपिक आया था, कौन से साल में आया था? 2017 में। तो मैं एक्चुअल में मैंने उस साल मेंस दिया था यूपीएससी का, है ना, यूपीएससी का मेंस दिया था, यूपीएससी का मेंस दिया था और उस यूपीएससी के मेंस में मैंने यही वाला एस्से लिखा था। ठीक, तो मैंने यही वाला एस्से लिखा था और उसको मैंने कैसे स्टार्ट किया था कि उसको मैंने स्टार्ट किया था, ये कलाम जी की बात से मुझे याद आ गया कि मैंने उसको ऐसे लिखा था कि 1950s का टाइम था, 1940s कुछ का टाइम था और ये अंग्रेज लोग मतलब बिल्कुल वो मतलब पूरा कंट्री में काफी टर्बुलेंस चल रहा था उस सिनेरियो में, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वो सब चीजें चल रही थी और क्या बोलते हैं कि टर्बुलेंस था, पॉलिटिकली अनस्टेबल था, सिचुएशन बहुत खराब थी। उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे ऐसे स्टार्ट किया कि जब ईयर 1940s लेट 40s एंड द कंट्री वाज लाइक टर्बुलेंट सिनेरियो, ये सिनेरियो वो सिनेरियो, वो वर्ल्ड वॉर सीन वाज देयर, वर्ल्ड 2, एंड देन इन दैट सिनेरियो in a remote village of a coastal district, a small boy was sitting in the classroom and he was looking at the outside at the birds and all, and he was dreaming I will also fly one day. He was seeing outside a bird and he was dreaming I will also fly one day, and his teacher asked what are you looking at. He said ki I also want to fly like a bird. So like other students laughed and
बट टीचर वाज गुड इनफ, तो उसको लिखा, लेकिन देन स्लोली आफ्टर फास्ट फॉरवर्ड आफ्टर 50-60 years that person became the missile man of India. He had the defense and he had the defense thing one, and then like as a president of India he went to like उनका he went for flying also, है ना. तो ऐसे करके he achieved his dream in future, and this not only shaped, and that day that classroom has not only shaped the destiny of that particular person or that little boy, but that has shaped the destiny of the nation. ऐसे करके उस ब्लैक बोर्ड वाले उस क्लासरूम ने कैसे एंड में आते आते पूरी देश की डेस्टिनी बदल दी. तो वैसे कनेक्ट करके एक आर्टिस्टिक वे में लिखा था, तो काफी मतलब काफी सेटिस्फैक्टरी था मेरे लिए, बहुत अच्छा से लिख के आया था वो. और उसमें मेरे को मतलब मुझे नंबर भी काफी अच्छे मिले थे उस समय, 128 130 उस टाइम पे मिला था. तो मतलब कि ये था कि इफ यू राइट वेल, थोड़ा सा डिफरेंट लिखना है तो एपीजे अब्दुल कलाम का आप बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे. तो इस गुड एग्जाम्पल है, क्लासरूम इज ऑफन, ठीक है. तो एनेक्डोट इज गुड. बाकी हील जैसे मैंने बताया था कि आप इतना बड़ा मत लिखो, है ना, तो छोटे छोटे लिखो. और ये क्या एक सिंगल पैराग्राफ में इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, है ना, कोई नहीं पढ़ रहा है. एक भी अंडरलाइन नहीं है, तो छोटा छोटा पैराग्राफ अंडरलाइन करो कीवर्ड्स को. बस इससे ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, है मुश्किल से 5-6 लाइन से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है. छोटे छोटे पैराग्राफ में ब्रेक करो. और स्पेसिंग वगैरह तो मैंने बता दिया था, ठीक है. तो इंट्रोडक्शन आप लोग काफ़ी कैप्चर कर पा रहे हो, अच्छा था. इन चारों कॉपीज में दीक्षा का अच्छा था काफ़ी, विकास का भी टू द पॉइंट था, अच्छा था. बाकी लोगों का भी ओके था, बट और थोड़ा सा बेटर करने की जरूरत है. हील का भी अच्छा था, वो अब्दुल कलाम वाला भी ठीक ठाक था. ओके, सो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन. लेट्स सी अबाउट द मेन मोटा मोटा. अच्छा, आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोग बोल सकते हैं, बताइए कैसे स्टार्ट किया आप लोगों ने. सर इसमें कुछ पार्ट्स एड्रेस किए हैं, जैसे इंट्रोडक्शन. डेस्टिनी कैसे शेप होती है एजुकेशन से, मतलब क्लासरूम से पहले तो ये नहीं शेप होती है. मैं पूछ रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, बाकी बाद में आएंगे. इंट्रोडक्शन में सर रुकमा बाई जो केस था उसको डिस्कस किया है कि कैसे उनकी शादी हो जाती है, और विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन शी कुड फाइट, शी कुड टॉक अबाउट कंसेंट 19th सेंचुरी के टाइम पे, जहाँ पे ये कंसेप्ट कुछ था नहीं, और कॉन्जुगल राइट्स को क्वेश्चन कर सकती है वो. और दैट शेप्ड द डेस्टिनी ऑफ द नेशन, क्योंकि वो सागर एक्ट वगैरह आया था, तो उससे कनेक्ट कर दिया था, ऐसे किया. ठीक है, बट वहां में क्लासरूम कैसे कनेक्ट किया. क्लासरूम इन द सेंस कि जब उनकी शादी हुई उसके बाद भी उनकी एजुकेशन जारी रही, तो एजुकेशन के बाद शी कुड क्वेश्चन जो भी उनके साथ हुआ है. ठीक है, पावर ऑफ एजुकेशन करके, है ना. ठीक है, चलेगा, बढ़िया. ओके, उसी में ही कहीं ना कोई ऐसा सीन कर दो कि वो क्लास में है और उन्होंने वो डिसाइड किया कि वो उस बच्ची ने डिसाइड किया या यंग लेडी ने डिसाइड किया कि आई विल यूज दिस पावर टू मेक ए चेंज इन द सोसाइटी, है ना. फिर उन्होंने ये फाइट किया, ये सब किया, और वो जो आइडिया आया था, वो थॉट आया था, उनको क्लास में बैठ के आया था. तो उस तरह से वो क्लासरूम वाला जो एस्पेक्ट आ जाएगा वो एक इनोवेटिव वे में कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ओके सर. ओके, और बाकी लोगों ने कैसे लिखा. पोएम से लिया है. अरे वाह, बताइए पढ़ के. सर कि कक्षा में ही राष्ट्र का भाग्य आकार लेता है, हर नन्हा मन कल के सपनों को सवार लेता है. ज्ञान की लौ से जब उजियारा मन में बसता है, तभी कोई राष्ट्र सचमुच महान बन जाता है. बहुत बढ़िया, अच्छा. तो गुड इनफ, वेरी गुड. तो इस तरह की पोएम लिखिए, आसान, सिंपल, गुड, साधा, मतलब बहुत ही हाई फाई कठिन शब्द नहीं है, लेकिन पढ़ने सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है और टू द पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है. तो ऐसी सीधी साधारण अच्छी कविता, बिल्कुल कनेक्ट होने वाली कविता अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा. तो वेरी गुड, वेल डन. बाकी किसने लिखा है कुछ. सर मैंने एक स्टोरी से लिखा हुआ है. जैसे वाराणसी का एग्जाम्पल दे दिया. उसमें एक लड़की होती है नेहा नाम की, वो एक टीचर से पूछती है कि डॉक्टर में मतलब टीचर्स में साइंटिस्ट बन सकती हूँ बड़ी होकर. तो फिर वो टीचर बोलती है मुस्कुराती हुई, हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं.
तुम्हारी मेहनत और ये क्लासरूम ही तुम्हें जरूर बनाएगी। आज वो लड़की जो है इस रूम में साइंटिस्ट है, इस तरह से कनेक्ट कर दिया फिर। बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। मतलब बेसिकली इसमें रिसेंट का एग्जांपल व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह का भी आ सकता है। उन्होंने क्लासरूम में सबसे पहले क्लेम किया था आई वांट टू फ्लाई ऐसे करके, और फिर उनके टीचर्स ने डिस्कस भी किया था इंटरव्यू में। बिल्कुल। देखो, आप किसी का भी लेके आ जाओ, कोई भी महान पर्सनालिटी, कोई पढ़ने वाला, बट आपको ध्यान ये रखना है कि वो जो थॉट आ रहा है, वो जो चेंज की आग लग रही है, जो फायर आ रहा है, जो इंस्पिरेशन आ रही है, उसका सोर्स वो क्लासरूम होना चाहिए और वो एंड नेशन की डेस्टिनी पे होना चाहिए, ऐसे करके। तो ये 2 पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है। बाकी सोर्स इज ए क्लासरूम, डेस्टिनी इज ए डेस्टिनेशन। तो उनके बीच का जो रास्ता है, उस रास्ता कोई भी रास्ता दिखा सकते हो। तुम वो पायलट वाली गर्ल का भी बता सकते हो, इट कैन बी एनीवन, महात्मा गांधी का बोल सकते हो, किसी का भी बोल सकते हो, बट द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कैसे वो चीजों को आप ओरिजिन ऑफ द थॉट इन द क्लासरूम दिखा रहे हो, इंस्पिरेशन क्लासरूम दिखा रहे हो, एंड देन कनेक्टेड टू द डेस्टिनेशन दैट इज नेशन डेस्टिनी। ओके, पोएम किसी ने लिखा है, कोटेशन कुछ है ना। यहाँ पे देखो क्लासरूम है ना, तो यहाँ पे बहुत जो या विद्या सा विमुक्ताय वाली, जैसे ये वाले श्लोका जो है, इस तरह के श्लोका से अवॉइड करिए कि वो ओवरऑल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत स्पेसिफिक है क्लासरूम। तो जिस तरह की लैंग्वेज हो, वो चाहते तो एजुकेशन शब्द दे सकते थे, वो उन्होंने क्लासरूम क्यों लिखा, क्योंकि वो आप थोड़ा सा अलग बनाना चाह रहे थे। तो उसको रिस्पेक्ट करो और क्लासरूम को क्लासरूम पे फोकस करो, ना कि एजुकेशन पे। ठीक, तो एजुकेशन वाले कोट, एजुकेशन वाली लाइनें की जगह क्लासरूम, या फिर अपने आप से खुद ही चेंज कर दो। जहां शिक्षा लिखा है, जहां एजुकेशन लिखा है, विद्या लिखा, वहां पे कक्षा लिख दो। तो ऐसे करके आप यहाँ पे उससे कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो हो गया। चलो इंट्रोडक्शन हो गया। मेन बॉडीज तो चलो अभी मतलब मोस्टली सेम ही रहेगा। कंक्लूजन बताइए, कंक्लूजन में क्या लिखा आप लोगों ने? मेन बॉडी में मुझे क्वेश्चन पूछना था, क्लासरूम से डेस्टिनी कैसे चेंज होती है। इसके बाद मैंने ये भी लिखा है कि क्या सिर्फ क्लासरूम से ही डेस्टिनी चेंज होगी। तो उसमें मैंने होम स्कूल चिल्ड्रन के बारे में डाली, जैसे गुकेश जो चेस के ग्रैंड मास्टर है, वो होम स्कूलिंग हुई उनकी शुरू में। बिल्कुल उसके बाद डाला है शांति निकेतन, डाला है आउटसाइड द क्लासरूम जो सिनेरियो है एजुकेशन का, इट्स आल्सो देयर। फिर एजुकेशन का लूप होल डाल के तब ऐड किया था सर। ऐसा कर सकते हैं फिर ये हटा दो बियॉन्ड क्लासरूम? नहीं लिखना है। अब इसमें एंटीथेसिस लिखना है ना। थीसिस में तो आपने बता दिया कि हाँ भाई डेस्टिनी शेप हो रही है, राइट। तो अगर एंटीथेसिस में आप क्या लिखेंगे, वही जैसे मैंने सिखाया था आप लोगों को कि एंटीथेसिस आपको कैसे लिखना है। तो मैंने सिखाया था कि आप 2-3 तरह से लिखते हैं। एंटीथेसिस होगा कि क्रिटिसाइज करते हैं कि क्लासरूम जो है वो डेस्टिनी को शेप नहीं करता। क्लासरूम डेस्टिनी को शेप नहीं करता। अब इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे, मतलब नेशन की डेस्टिनी को शेप नहीं करता है तो ये कैसे जस्टिफाई करेंगे। और डेस्टिनी लिखा हुआ है, राइट। और डेस्टिनी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव भी। अगर मान लो कोई वही जो, जैसे कि बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जहां पे रेडिकलिज्म पढ़ाया जाता है, जहां पे देश के प्रति नफरत पढ़ाया जाता है, या फिर कोई ऐसा कंटेंट पढ़ाया जाता है जो विद्रोह की भावना लेके आए, तो वैसा कंटेंट अगर रहेगा, है ना, तो वहां के लोग निकल के टेररिस्ट बन जाते हैं। वो भी तो क्लासरूम है ना। कुछ लोग बन के सोल्जर बन जाते हैं, कुछ लोग क्लासेस के लोग निकल के टेररिस्ट बन जाते हैं, तो वो भी तो क्लासरूम है। तो उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेरर कैंप्स होते हैं, वहां पे बच्चों को क्लास में मदरसा बना के पढ़ाते हैं। मदरसा पे पढ़ाई के नाम पे लेके आते हैं, फिर भड़काते हैं। आपने देखा हुआ ऑपरेशन सिंदूर में जो भी अटैक हुए तो किसी न किसी मदरसा के ऊपर, मस्जिद या मदरसा के ऊपर हुआ था, क्योंकि वो लोग पढ़ाई के नाम पे बच्चों को लेके आते हैं और उनके मन में फिर जहर भरते हैं क्लासरूम के अंदर, और वो जो जहर होता है वो टेररिस्ट की तरह आके उसका विस्फोट होता है। तो वो भी तो क्लासरूम है ना। अब वो तो जरूरी नहीं मदरसा से आल्सो क्लासरूम। तो उसको कनेक्ट करके आप निगेटिव सेंस में दिखाओ कि इट शेप द निगेटिव वे में। अगर सही पढ़ाई नहीं हुई क्लासरूम में तो वो एक दुर्भाग्य की तरफ लेके जाएगा, सौभाग्य नहीं ना। भाग्य को दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल दो, डिवाइड कर दो। तो अच्छा है तो सौभाग्य, बुरा क्लासरूम है तो दुर्भाग्य, तो उसका दे दो। बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड लोग होते हैं वो ड्रॉरी डेथ करते हैं, पढ़े लिखे हैं, क्लास में पढ़ा लिखे हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं। मतलब एक होता है कि पढ़ा लिखा होना, एक होता है एजुकेटेड होना, एक होता है कि
नॉलेजेबल होना या इंटेलिजेंट होना, वो लोग पढ़े लिखे गंवार होते हैं, तो वो क्राइम करते हैं, डाउरी डेथ करते हैं, बहू को पीटते हैं, बीवी को पीटते हैं, तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं, क्लासरूम में है, लेकिन वो कंट्री को, तो यहाँ पे क्या लैक करता है, मतलब क्लासरूम तो सेम है, सारे बच्चे तो अच्छा नहीं कर रहे, तो लैक करता है कि कंटेंट, द वे ऑफ रीडिंग, और उसके अलग साथ में आते हैं अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स डोमिनेट द क्लासरूम। तो अब यहां पे ऐसे क्रिटिसाइज करो कि नॉट ओनली दिस बट अदर फैक्टर्स आल्सो हेल्प्स। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, दो कैटेगरी, ऐसे बच्चे जो कभी क्लासरूम नहीं गए, थॉमस एल्वा एडिशन, स्कूल से भगा दिया गया कान पकड़ के कि भैया नहीं पढ़ा पाएंगे, सुनाई नहीं देता है, कुछ पागल है, बेवकूफ है, घर में पढ़ा, साइंटिस्ट बन गया, साइंटिस्ट बन गए, तो मतलब इतना वर्ड के इतने सारे पेटेंट उनके नाम पे है। तो जो क्लासरूम नहीं गए वो भी डेस्टिनी बदल रहे हैं, और बहुत सारे जो क्लासरूम गए वो भी दुर्भाग्य की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए क्रिटिसाइज अदर फैक्टर डोमिनेट करते हैं, उनमें अदर फैक्टर्स में लिख दो कि जो करिकुलम है वो भी करता है, वैल्यू एजुकेशन नहीं सिखा रहे हैं, रोट लर्निंग सिखा रहे हैं, है ना, गलत चीजें सिखा रहे हैं, फिर बच्चों पे संस्कार डेवलप नहीं हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें। बाकी पेरेंट्स का क्या रोल है, फैमिली का क्या रोल है, वो भी फर्क पड़ता है। ओनली क्लासरूम कैन नॉट चेंज। तो उसमें दिखा सकते हो कि 3 पिलर होते हैं, माता पिता और टीचर जैसे होते हैं ना, तो 3 पिलर होते हैं। ये कलाम जी ने बोला था कि मदर फादर एंड टीचर आर द मेन। तो वो घर का माहौल क्या है, पेरेंट्स का क्या माहौल है, वो भी बहुत ही क्रूशियल चीज होता है, वो भी, उससे भी चीजें बदलती हैं। तो ऐसे करके सारे फैक्टर दिखाते। तो ये सब पार्ट जो है, डाला है क्लासरूम के अंदर ये, हाँ ये सब पार्ट, एजुकेशन, टीचर्स और पीपल ग्रुप तीनों डाला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब एंटीथेसिस में आ जाएगा। उसके हिसाब से फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव और मतलब वे फॉरवर्ड भी लिख देंगे कि कैसे एजुकेशन में रिफॉर्म की जरूरत है। फर्स्ट क्लासरूम घर हो गया, तो फर्स्ट क्लासरूम डिटरमाइन द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट टू परसीव थिंग्स इन सेकंड क्लासरूम, एंड देयरफॉर थर्ड हो जाएगा पीयर ग्रुप एंड अदर सेकेंडरी उसकी सोशलाइजेशन के, बस वो सब तो ये भी इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसको तुम ऐसे भी बोल दो, मतलब क्लासरूम इज नॉट जस्ट ए लाइक नॉट जस्ट ए प्लेस मेड बाय 4 वॉल्स, क्लासरूम इज ए प्लेस ऑफ लर्निंग। तो वो जरूरी नहीं है कि वो 4 वॉल्स के अंदर, कंक्रीट के वॉल्स के अंदर बैठो तो क्लासरूम है। लाइफ इटसेल्फ इज ए क्लासरूम। हमारा जीवन, हमारे एक्सपीरियंस हमको बहुत सिखाते हैं, है ना। तो अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर लगने से आती है, राइट। तो जीवन भी एक क्लासरूम है, जीवन हमें सिखाता है। तो उसको एकदम बिल्कुल फिलॉसफी एंगल घुसा दो उसमें कि जो लाइफ इज ए क्लासरूम, जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है, उसमें अलग अलग फैक्टर होते हैं, और वो जो टीचर होते हैं वो बदलते रहते हैं। तो जो बच्चा छोटा होता है तो उसका क्लासरूम डेफिनेशन इज जस्ट ए 4 वॉल्स ऑफ कंक्रीट। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो उसकी वो वॉल्स होती है वो एक्सपैंड होती हैं, एक टाइम पे आके उसकी पूरी दुनिया उसका क्लासरूम में जाती है। फिर वो उसकी सारी दुनिया में सभी कई सारे टीचर मिलते हैं, कई सारे इनपुट्स मिलते हैं, सारी सारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। तो होल वर्ल्ड इज ए क्लासरूम, सब तरह से वो सीखता है। तो ऐसे करके उसका आप दिखा सकते हो कि क्लासरूम की डेफिनेशन ही बदल दो। तो लाइक दैट यू कैन शो ऑल्सो। सर इसमें जैसे साइंटिस्ट वगैरह जो रिसर्च करते हैं तो यूनिवर्स को जैसा क्लासरूम वो मेजर करते हैं, तो उसमें ही पढ़ते रहते हैं। कई एग्जांपल ले सकते हैं हम, फ्लेमिंग साइड। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली ये करना है कि आपको बहुत सारा थोड़ा सा ब्रॉड वे में और थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना है ना। तो आपने अदर फैक्टर लिख दिए, आपने क्लासरूम को निगेटिव दिखा दिया, क्लासरूम की डेफिनेशन ही बदल दी, डिस्टिनी की डेफिनेशन ही बदल दो। तो ये इनोवेटिव वे ऑफ राइटिंग होता है। तो यही चीज़ें बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बनाती हैं इससे को, और बाकी काफ़ी फर्क अच्छा पड़ता है इससे। सीधे सीधे गए पॉजिटिव निगेटिव डेटा लिख दिया तो उससे फिर ओके हो जाता है, मैकेनिकल हो जाता है ना। थोड़ा सा इससे में आपको बिल्कुल लिखने के तरीके के नंबर है, एक्सप्रेशन के नंबर है, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो चीज़ों के, बढ़िया से घुमा फिरा के ब्रॉड वे में फिलोसफिकल एंगल। जैसे मैंने बताया था कि फिलोसफिकल, एथिकल, इमोशनल एस्पेक्ट बहुत मैटर करता है इससे में, खाली फैक्चुअल नहीं रखना है। ओके, फैक्चुअल समझ लो 20-30%, रिमेनिंग एनालिटिकल, फिलोसफिकल और इमोशनल, एथिकल, ये सब एस्पेक्ट आने चाहिए। ओके, तो ये हो गया मेन बॉडी का। कंक्लूजन देख लेते हैं सबका फटाफट। तब तक आप लोग बताएं।
हैं ना सर, जैसे क्लासरूम में मतलब किसी को हम जैसे एटॉमिक रिसर्च या स्टडी कराते, न्यूक्लियर स्टडी कराई, तो एक ने उसका यूज एटम बम बनाने और उसके एनरिचमेंट में यूज करा और दूसरे ने उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन ह्यूमन काइंड के प्रोडक्शन में, तो पढ़ाया वही चीज गया, बस एथिकली उसको अलग अलग एंगल से यूज कर लिया। तो इस टाइप की चीज वही इंटरथीसिस में आ जाएगा, जो मैंने बोला कि सेम क्लासरूम से कोई टेररिस्ट बन जाता है, सेम क्लासरूम से कोई साइंटिस्ट बन जाता है। तो वो क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में आता है वैल्यू एजुकेशन। अब वो वैल्यूज का सोर्स अलग हो सकता है कि मॉरल वैल्यूज जो फैमिली से मिलती हैं, जो चीज़ों से मिलती हैं, वो सब। ठीक, तो दैट इज कंक्लूजन पे आते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शुरुआत में कोटेशन किया था, यहाँ भी कोटेशन मत लिखो, बैक टू बैक है ना, रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ कुछ और लिख दो। सबसे हथियार है जो दुनिया बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कोटेशन इज गुड बट अवॉइड द रिपीटेशन। ओके, आगे क्या है? कक्षा की रेनू की कॉपी है। कक्षा की दीवारें नहीं सपनों का आकाश। हाँ, कक्षा की दीवारें नहीं सपनों का आकाश है, ज्ञान की ज्योति से बनेगा विकसित भारत अभिलाष है। बढ़िया है, पोएम से लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा है। पोएम से कंक्लूड करेंगे तो काफी अच्छा फर्क पड़ेगा। इज गुड। नवाचार समानता और गुणवत्ता का केंद्र बनाए तो विकसित भारत का स्वप्न अवश्य साकार होगा। कंक्लूजन इज वेरी गुड, गुड इनफ। पोएम भी है, 2047 का विजन भी है, तो गुड। ओके, इतना बड़ा कंक्लूजन थोड़ा सा छोटे कर दो, है ना। ऑलमोस्ट 1 पेज का है ये पैराग्राफ, ब्रेक इनटू स्मॉलर वन। अच्छा, यहाँ पे तो सारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, स्ट्रेंथन वगैरह। फिर यहाँ पे हाँ, और देखो वेरी ब्यूटीफुल चीज जो मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले भी मैं बोल चुका हूँ, कनेक्शन है ना, कनेक्शन। तो जो कंक्लूजन होता है, तो जो आप चीज आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, जो आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं उसको घुमा के कंक्लूजन में जरूर लेके आना है। तो इंट्रोडक्शन में आपने कलाम की स्टोरी लिखी, अंबेडकर की स्टोरी लिखी, तो कंक्लूजन में कहीं ना कहीं वो चीज, स्टोरी का वो नाम वापस आना चाहिए। तो ये एक लूप क्लोज जाता है ना। तो कोई बच्चा है जो भी बाहर बैठा हुआ है, तो कंक्लूजन में लिख दो। अगर हम ये करेंगे तो जो बच्चा मतलब अंबेडकर जैसे बाहर बैठे हुए थे, या जो कलाम बैठा हुआ था, या वो भी जो अलग प्रॉब्लम्स थी, वैसी चीजें वापस रिपीट नहीं होंगी, या वैसे इंस्पिरेशन और भी जो है बनेंगे। तो वो नाम इंट्रोडक्शन को कंक्लूजन में रिपीट करके यू कैन क्लोज द लूप। तो दिस वेरी गुड हियर अंबेडकर। करवाने केस में जैसे सर पहले जो अनटचेबिलिटी था वो फिजिकल फॉर्म में था, अब डिजिटल फॉर्म में हो गया है। मतलब जिसके पास रिसोर्सेज कम है या फिर जो पीछे है, तो उसको डिजिटल एंगल भी दिखा सकते हैं फिजिकल के साथ। बिल्कुल, वो चेंजिंग वे ऑफ दिस वन है। बट वहां पे अनटचेबिलिटी वाज नॉट द फोकस देयर, फोकस वाज क्लासरूम। तो ठीक है, उनका क्लासरूम से एक्सक्लूड होने का तरीका तब कास्ट हुआ करता था, अनटचेबिलिटी की वजह से। तो अभी वही चीज अब डिजिटल फॉर्म में हो गई है कि मतलब जो डिजिटल डिवाइड है, जिससे कई बच्चों को एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है उस चीज का, जो पहले एससी एसटी के साथ होता था। बेसिकली एक्सक्लूजन के फॉर्म्स चेंज हो गए। पहले कास्ट एक्सक्लूजन था, अब डिजिटल टूल्स एक्सक्लूजन का पॉइंट हो गया। ठीक है, स्लेट्स, दिस इज गुड। एजुकेशन इज मिल्क ऑफ लायनेस, हु ड्रिंक्स इट विल रोर, इट शोज द डेस्टिनी। बढ़िया है ना, ये भी तो मैंने कहीं रील में देखा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बढ़िया है, बट अच्छा है, गुड कोटेशन, गुड वन इंडीड। क्या लिखा है? डिजराइली, ओके। अपॉन द एजुकेशन ऑफ पीपल, फेट ऑफ हिज कंट्री डिपेंड्स, the destiny of India will therefore continue to be shaped by strength. Okay, ठीक है। कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा करना है, इसमें वही जो कुछ फैक्चुअल चीजें, एचडीजी गोल, विजन, ये सब ऐड करो और थोड़ा सा इंप्रूव करो। ठीक है, बट अच्छा है। हिल की कॉपी है, लिखती डेली है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, अभी स्टार्टिंग फेज से। गुड इनफ, कीप इट अप। ऑलराइट, ठीक है। तो आप लोगों ने कंक्लूजन में किसी को कुछ बताना है? We'll close the day for today. काफी लोग तो बेचारे सोने चले गए,
नहीं सर, रंजीत कुमार मैं बोल रहा हूँ। मैं पूरा रहा था। कुछ लोग तो पक्का बेड पे आराम से रजाई में लेट के ऐसे कान में लगा के, जैसे वो क्या बोलते हैं, रात में रेडियो चलता रहता था पहले, एफएम आता था, गाना छोटा सा रख लो किनारे, तो वैसे फोन रख के बोले एकदम से क्लास सुनते सुनते आराम से लेटे हुए हैं। ओके, खा रहे थे, टीवी सुन रहे थे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सर मैंने लिखा है द स्कूल इज अ क्वाइट वर्कशॉप वेयर टुमारो इज स्कल्प्टेड इन साइलेंस, बुक्स आर द चिसल्स, टीचर आर द आर्टिस्ट एंड द चिल्ड्रन द मार्बल दैट बिकम्स अ नेशन। कंक्लूड दैट।